ये हो गया। अब देने हैं आप लोग अपना नाम और हाँ नाम ही लिखो बस। तो क्या ही लिखना। हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है आप लोगों को ऑनलाइन? चलो जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल हमने पेपर वन को डिस्कस किया था और अब हम आज जो हमारे बेसिक थीम्स है पेपर टू की उसको डिस्कस करेंगे और साथ में हम अपना पहला टॉपिक भी शुरू करेंगे आज बेसिकली, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम पेपर टू के बारे में बात करें, मैं आपको आज ये पीडीएफ भी कंपाइल करके भेज दूंगा। तो पेपर टू में हम बात करें, हमारा पेपर टू थोड़ा बहुत मुगल्स से शुरू होता है और आपके जो हल्का सा मिडीवल वाला पोर्शन है वो वाला पोर्शन यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो जो हमारा पहला थीम रहता है पेपर वन में, उसमें हमारा मुगल स्टेट है, जिसमें जनरली जो एक्सपेक्ट पूछा है वो नेचर ऑफ स्टेट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस है। जैसे सेंट्रलाइज था कि पैट्रिमोनियल था, जैसे 2017 में, 20 में, 22 में, 24 में, 25 में, है ना। तो सेंट्रलाइज स्टेट था, स्टेट बिल्डिंग डिबेट्स होगी, पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर होगी, है ना। तो जो अबुल फजर साहब थे, सॉवरेनिटी के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। फिर उसी के बाद मुगलों का एक और एक्सपेक्ट यहाँ पर पूछा है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मनसबदारी, जागीरदारी क्राइसिस। ये बाद में डिक्लाइन का कारण भी बनेगा। अकबर औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी, एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे बाद में ये डिक्लाइन ऑफ मुगल का कारण बनेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है मुगल्स का। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है मुगलों का, दैट इज इकोनॉमी एंड अर्बनाइजेशन, कि उसके साथ साथ जो यूरोपियंस आ रहे थे उनका राइज कैसे हुआ। तो जब ये आएंगे तो किसका डिक्लाइन होगा? ऑटोमेटिकली मुगल्स का डिक्लाइन हो जाएगा। फिर यूरोपियन ट्रेडिंग ने कैसे कैसे जो मुगल एम्पायर था उसको इम्पैक्ट किया और डिक्लाइन करना शुरू किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह हमारे यहाँ से निकल जाते हैं थोड़ा सा। फिर अकबर की पॉलिसीज, कुछ रिसेंटली अभी एक ट्रेंड हमको देखने को मिला है। ऑब्वियसली हम पॉलिसीज मेजरली करते ही है, जो मेन किंग्स है आपके उनकी पॉलिसीज हम करते ही है। सूरी हो गया, अकबर हो गया, औरंगजेब हो गया, ऐसे ऐसे करके। फिर आपके कल्चर हो गया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, शाहजहां खासकर कुछ है बट इतना ज्यादा नहीं है। उसके बाद हम डिक्लाइन हो रहा है तो हम किस में जा रहे हैं? एक ट्रांजिशन में जा रहे हैं। फिर आपके मेन क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की थ्योरीज होगी, मल्टीपल स्कूल्स हैं यहाँ पर। तो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, यहाँ पे डिबेट चलेगी आपकी, ठीक है ना। डिबेट ऑफ हिस्टोरियंस यहाँ पे चलती है। फिर जब डिक्लाइन ऑफ मुगल्स होगा, जब सेंटर टूटेगा, तो रीजनल स्टेट्स राइज करेगी। जैसे आपके सिक्स हो गए, तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड थी, सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, फ्री। तो पॉलिटिकल पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं कि पैटर्न क्या था, बंगाल, अवध, हैदराबाद, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद जो नेक्स्ट 18th सेंचुरी से था वही हम देख रहे हैं, इकोनॉमी आपके यूरोपियंस का, क्योंकि ये हमने पहले कवर, तो ये डोल उसमें कवर हो जाएगा। बस थोड़ी सी नेचर यहाँ पे चेंज हो जाएगी कि यहाँ पर थोड़े वॉर्स वगैरह के इम्पैक्ट पूछेंगे, वहां पर ज्यादातर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। फिर आपके ब्रिटिश एक्सपेंशन के ऊपर है आपका थर्ड थीम, अर्ली एक्सपेंशन। बीच में थोड़ा सा ये हमारा शेरशाह सूरी को डाला हुआ है, उसको थोड़ा कनेक्ट किया हुआ रिफॉर्म्स के साथ। फिर आपके एक्सपेंशन की टेक्निक्स वगैरह हो गई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, टूल्स क्या क्या थे, सब्सिडी अलाइंसेस, डिमका फलाना, ये तो बहुत फिर बेसिक ही हो गया है अब आपका, है ना। बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गई है। ब्रिटिशर्स ने क्यों सक्सेस लिया, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश सक्सेस, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये आप जीएस में भी पढ़ लेते हो। बस इसमें हम थोड़े से हिस्टोग्राफी को एड ऑन वगैरह कर लेते हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आप देखोगे एग्रीकल्चर है, कमर्शियलाइजेशन, ये हमारे एनटी में भी पूछा था क्वेश्चन। सारा का सारा जो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, फेमाइंस हो गया,
है ना, जैसे फेमाइंस वगैरह थे, ये अब ये जनरल जीएस में पूछ रहे, कमर्शलाइजेशन जीएस में पूछ रहे, बट ये आपके मेंस के टॉपिक हुआ करते, ऑप्शनल के टॉपिक हुआ करते थे कभी, तो वो भी थोड़ा मतलब हमको जीएस में देखो हेल्प मिल जाएगा जब हम इनको करेंगे। फिर मॉडर्न इंडस्ट्रीज होगी हमारी, फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया जो आपको मैं बता रहा था, इसमें भी आपकी थ्योरीज चलेगी, ठीक है ना, कैसे खत्म हुई, डिबेट्स इसमें प्रॉपर चलता है, जो हम तीन देख रहे थे। अब कुछ बंदे हैं वो इसको मोंटेगू वगैरह नहीं बोलते कि ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हुआ है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे, जैसे आपको क्वेश्चन में कोट आ जाता है लिखने को कि जो गंगा था, गंगा का जो गुड़ था वो कहाँ सेटल हो रहा था, थेम्स में, लंदन में। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आपके कोड्स होंगे, उन कोड्स किसने बोले, उन कोड्स को आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब ये अब बेसिक वाला पार्ट है ऐसे करके। फिर आप देखोगे सोशल रिफॉर्म्स हो गए, ये भी आपके मुफ्त के नंबर हैं, इसमें भी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, जो है सो है, ज्योतिबा फूले, विद्यासागर वगैरह जो बेसिक बेसिक हो गया, इसमें भी इतना कुछ है नहीं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में। फिर आपके सोशल चेंज है, इसी का ही वेरिएंट है कि कैसे सोशल कॉम्पोजिशन, मतलब इसको हम थोड़ा सा फिर अब मूवमेंट के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे, फिर ये जुड़ जाएगा। अब ये इनका फेवरेट टॉपिक है, नेशनल मूवमेंट, यहाँ से पूछेंगे ही पूछेंगे। 1857 का रिवोल्ट हो जाए, पिछले साल भी था, आपके मॉडर्न एक्सट्रीमिस्ट की फिलोसफीज हो जाए, उनके इवेंट्स हो जाए, गांधीयन फेज हो जाए, ये तो वो पूछ ही रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है ना। फिर आपका पार्टीशन हो जाए, कम्युनलिज्म वगैरह हो गया, इसमें बेसिकली क्या क्या है, कैसे कैसे था, कैबिनेट मिशन का क्या पर्सपेक्टिव था, फिर क्विंट डे मूवमेंट क्यों हुई, क्या क्या था बेसिकली, ली के ग्रीवेंसेस क्या थे, पीरपुर रिपोर्ट वगैरह चीज़ें चलती है इसमें। फिर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला एंगल है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारा डेवलप हो रहा है इन कंटेक्स्ट टू 1935 या प्रीवियस एक्ट्स, है ना, मतलब मेजर पॉलिटी तो नहीं है बट कैसे हमने बेसिकली, क्योंकि 1935 आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो 1935 हमको पढ़ना पड़ेगा, तो ये अलग से ही हमको थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है। फिर आपके नेहरूवियन मॉडल वगैरह हो गया, फिर आपको थोड़ा सा इसमें चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा कि नेहरू सोशलिस्टिक फिलोसफीज थी, 1929 का सेशन हो गया, 1934 का सेशन हो गया, फिर 1935, 36, 37, 38, तो वो उस टाइम नेहरू ही था, सोशलिज्म था, तो वही नेहरूवियन मॉडल यहाँ पे डाल रहे हैं, नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग के चेयरमैन बनेंगे वो, वैसे वैसे फैक्ट्स जाएंगे, और उन्हीं की ही बुक से हम थोड़ा बहुत डाटा उठाएंगे। उनको रिफ्यूट कौन करेगा उस टाइम पे, बी आर अम्बेडकर, क्योंकि बी आर अम्बेडकर क्या बोलेगा कि भाई तुम आरबीआई बनाओ, तो बस वैसी डिबेट चलती रहेगी आपस में। फिर इंटीग्रेशन है विदाउट ब्लडशेड, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल का थोड़ा सा आ जाएगा, दूसरी साइड मेमन मेनन साहब भी थे, तो ये आपका बेसिक एक्सपेक्ट है। फिर आपके रेनेसा हो गया, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स है, रेनेसा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वर्ल्ड वॉर्स, ये एक बेसिक थ्योरीज है हमारी, तो ये जनरली हम आपका मेंस में भी पढ़ते हैं, जो हमारा जीएस का मेंस है, ठीक है ना। तो ये है, तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को देखोगे बहुत आसान सा है, मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुफ्त के नंबर है अगर हम इसको कर लगते हैं, ठीक है ना। तो 100 में से 70-80 निकाल सकते हैं आप यहाँ पे आराम से, है ना। तो मुगल स्टेट हो गया, उसका डिक्लाइन एक मेन टॉपिक है, नेशनल मूवमेंट मेन टॉपिक है, ब्रिटिश एक्सपेंशन उससे नीचे आएगा, कॉलोनियल इकोनॉमी उससे नीचे आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री को हम अलग, तो ये हमारा आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया। बस इसमें हमारे थोड़े जो सब टॉपिक्स है, फिर वो नेचर डिबेट, जागीरदारी, सॉवरेनिटी, इसको हम करते रहेंगे, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करते रहेंगे, ठीक है ना। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वैसे अगर आप देखोगे, फिर मैंने अरेंज किए हुए क्वेश्चंस, थीम वन जैसा था आपके नेचर ऑफ मुगल स्टेट, तो ये आप आज मैं आपको पूरा शेयर कर दूंगा, आप देखते रहना। जैसे ये था आपका पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर, अब ये तो स्टीफन ब्लेक, मैंने, हम इसको करेंगे डिस्कस कि ब्लेक का यहाँ पर क्या पर्सपेक्टिव है, ऑटोमेटिकली आपके जो व्यू पॉइंट्स है वो थोड़े से सॉलिड हो जाते हैं, तो ये आप देख लेना, इस पर मैं फिर अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मनसबदारी, जागीरदारी, जो क्वेश्चन उठा हुआ है, यूरोपियन ट्रेडिंग पोर्ट्स राइज हुए विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल अर्बन सेंटर्स, पैसा बाहर जाएगा, ड्रेनोवेल शुरू होगी बेसिकली, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके है। फिर सेम तरीके से हमने यहाँ पर सारे के सारे जितने भी आपके अलग आगे की थीम्स है, उनको भी हमने मेजरली ऐसे करके डिवाइड करके रखा हुआ है इसमें। तो ये आप आराम से मतलब देख लेना इसको, जैसे ये है, ठीक है ना, क्या क्या सेंचुरी डिबेट्स है, जैसे 2024 में था पैटर्न ऑफ इमरजेंस ऑफ ऑटोनॉमस किंगडम्स, तो एक मैप बन जाएगा या एक फ्लो चार्ट बन जाएगा, ठीक है ना। फ्लो चार्ट ऐसे करके बन जाएगा कि भाई सक्सेसर स्टेट्स थी, इंडिपेंडेंट न्यू थी, एक मैप बन जाएगा आपका प्रॉपर, ठीक है, ऐसे करके। बस इसमें आप यहाँ पे दिल्ली लगाओ, मुगल्स, और इसको एरो मार दो कौन कौन थे, बस ऐसे करके। तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत देखेंगे, थोड़ा सा आंसर राइटिंग का भी देखेंगे हम, कल से हम आंसर राइटिंग भी शुरू कर देंगे, आज हम एक क्वेश्चन निकालेंगे और थोड़ा सा एक्सपेक्ट देखेंगे, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, टूल ऑफ एक्सपेंशन, एग्जामिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स
के ऊपर भी थोड़ा आस्ते आस्ते हम काम करते रहेंगे, जो भी हमारे डेरिवेटिव्स है। ठीक है जी। तो ये हमारे बेसिक आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक वो आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको डायरेक्ट पेपर चाहिए तो वो भी मैं आज ग्रुप में छोड़ दूंगा। ये है हमारा पूरा का पूरा। ठीक है। तो अगर हम अब दो पेपर को देखें ना, दो पेपर में से अगर हम करें पेपर वन की बात, सीधा इस पे आते हैं। तो 2017 से लेकर अभी तक आईवीसी, देखो हमारा जो सिलेबस शुरू होता है वो होता है कैलकुलेटिक पीरियड से, स्टोन एज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम पढ़ेंगे इसको, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनती, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनती। तो बेशक हमारा कैलकुलेटिक पीरियड से सिलेबस है ना, पर हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है ना, वो आपके 50% ऑफ एंशियंट हिस्ट्री कवर कर लेता है। ये आपने याद रखना, 50% जो आपकी एंशियंट हिस्ट्री है वो क्या है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये सब टीचर्स यही बोलते हैं। तो इसको अगर हम 3-4 दिन लगाएंगे तो हमारा मेन कवर हो जाता है इसमें। फैक्ट्स हम सारे करेंगे, फैक्ट्स आपको मैं बोला प्री भी हो जाएगा आपका इससे। मुश्किल बात तो मैं कल भी डिस्कस किया था। फिर वैदिक, वैदिक सोसाइटी से 5 है, महाजनपद वगैरह से 6 है, फिर मौर्यन एम्पायर से 8 है, पोस्ट मौर्यन से 4 है। तो यहाँ से ना एक फ्रीक्वेंसी पता लग रही है क्वेश्चंस की। उसी तरीके से आप अब देखो हमारे पास 14 टॉपिक है, 14 में से हमको कितने निकालने हैं, 5। तो हम कोशिश करेंगे जो तो 7-8 है वो तो करने ही करने हैं। और जो फ्रीक्वेंसी कम है ना, उनको हम नेगेटिव नोशन थ्योरी से करेंगे कि शायद अब पूछ ले, शायद अब पूछ ले, क्योंकि बहुत टाइम से पूछा नहीं है। तो हम दोनों एक्सपेक्ट को यहाँ पे कवर करेंगे जो भी है। वैसा ही आपका ये है। अब देखो पेपर टू आसान है, मैं आपको कल क्या बोल रहा था कि पेपर टू थोड़ा आसान है। टॉपिक्स कितने हैं, 9, ज्यादातर 9 टॉपिक्स है। मुगल स्टेट 14 बार पूछा है, तो और क्या पूछेंगे, अब आपके पास 9 ही टॉपिक है। ऑटोमेटिकली आपके जो रिपीटेशन के चांसेस है वो इधर ज्यादा है। और जो मेन थीम है वो क्या है, ट्रांजिशन। देखो व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन। जब मैं एंशियंट से मिडीवियल, मिडीवियल से मॉडर्न, मॉडर्न से पोस्ट इंडिपेंडेंस में जाता हूँ, जो वो ईयर्स है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। वो जो ट्रांजिशन फेज है ना वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वहां से क्वेश्चन है। फिर 18th सेंचुरी 12 बार, ब्रिटिश एक्सपेंशन 12 बार, तो नेशनल मूवमेंट जोड़ दो आप 18 बार, वेरी हाई। तो ये टॉपिक्स तो ऐसे है कि इनको हम छोड़ेंगे ही नहीं। यहां से हम नंबर फेच करेंगे, करने की कोशिश करेंगे 70-80। फिर उधर आप अगर मतलब 50-60 भी ले आओगे तो अच्छा स्कोर है वो, क्योंकि उधर टॉपिक थोड़ा डिवाइडेड है। या तो फिर बैलेंस क्रिएट करो आप ऐसे से करके। फिर हम, ये हमारा 75 डेज का प्लान है। ऑब्वियसली हमारे पास और, मेरे पास और भी क्वेश्चंस है। तो जैसे हमारा अभी हमने पढ़ना नहीं शुरू किया है, तो हम शुरू करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेंगे, सोर्सेज और स्टोन एज और मेटल एज, मतलब कैलकुलेटिव पीरियड, तो उसके हम क्वेश्चन करेंगे, मैंने इसमें लिखे नहीं है। तो जैसे हम दिन के 2 क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, पीवाईक्यूज है। एक पीवाईक्यू है उसको ट्वीक किया है मॉडर्न टर्म्स में, और एक प्रोबेबल क्वेश्चंस है। बाकी मैं आपको 100 क्वेश्चंस और है जिसने अपने से लिखना है, वो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है मैंने। 100 क्वेश्चन की लिस्ट है, पेपर वन के 100, पेपर टू के 100। ये भी वैसे भी आपके पास, ये हो गए टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन, क्योंकि दिन के 2 है, ये तो हमने करने ही है हर दिन। तो दिन के 2 क्वेश्चन तो आप लिखोगे लिखोगे। उसके अलावा मैं आपको 100 क्वेश्चन पेपर वन के, 100 क्वेश्चन पेपर टू के भी दूंगा। तो वो ऐसे क्वेश्चंस है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है प्रोबेबल क्वेश्चंस, वो है 40। एक है लेस प्रोबेबल, वो है 30। और एक है लीस्ट प्रोबेबल, वो है 30। तो उसको हमने ऐसे ही डिवाइड, जैसे हम एचएस में भी करता हूं मैं, बेसिकली वो है। तो हड़प्पन से क्या हो गया, मेजर फीचर्स ऑफ हड़प्पन अर्बनाइजेशन विद रेफरेंस टू सिटी प्लानिंग। और एक हो गया हमारा कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यही पूछ रहे हैं बार बार। फिर डे 2 में हम क्या देखेंगे कि उसका आर्ट एंड कल्चर इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव क्या था, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कैसा था। तो ये पूरा का पूरा जो 75 डेज है, कैसे हमने जाना है इसके साथ, वो हम पूरा का पूरा यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे फिफ्थ हमारा डे क्या है, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ यूएन पीस कीपिंग वगैरह, उन्होंने ये भी पूछा है। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है, रेवोल्यूशंस के ऊपर क्वेश्चंस है आपके, पार्टीशन कम्युनिज्म एक हमने देखा था, ठीक है ना। फिर हमने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स देखा था। तो सारे क्वेश्चंस हमने हर टॉपिक के क्वेश्चंस डाले हैं। तो 150 क्वेश्चन क्लास के हो गए, जो हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आपने मुझे व्हाट्सएप करना है उसके बाद, है ना, नंबर अब सबको पता है, पर्सनली मैसेज करना जो भी है। फिर इसके ऊपर हम एक वो मेंटेन कर देंगे, क्या, एक एक्सेल शीट मेंटेन कर देंगे, ट्रैक करते रहेंगे कि प्रोग्रेस कैसी हो रही है। जब हम इन टॉपिक्स को करेंगे तो शायद
आपको लगेगा जैसे मान लो अभय कुमार जी है कि भाई मेरे को नहीं आ रहा अमेरिकन रेवोल्यूशन, है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तो फ्रेंच भी छोड़ ही दो, है ना। फिर मान लो शुभम जी बोल रहे हैं कि ठीक है सर मेरी बहुत सी पकड़ है वर्ल्ड वॉर में, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। फिर आपको ना अपने बारे में पता लग जाएगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा टॉपिक छोड़ना है। मैं तो सब, मेरे को तो सब भी कराना पड़ेगा, ठीक है ना। बट हाँ मेरी भी कुछ प्रेफरेंसेस है, वो आपको मैं क्लियरली बता दूंगा, ठीक है। फिर जैसे मन्नत जी बोल देंगे कि सर मेरे को पोस्ट इंडिपेंडेंस से सिर्फ प्लानिंग और नेशन बिल्डिंग का एक्सपेक्ट करना है जो मेरा मेन है। तो फिर एक्सपेक्ट क्या है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। फिर आपको मैनेज कैसे करना पड़ेगा, फिर आपको एक ये करना पड़ेगा और चार क्या करने पड़ेंगे, मेडिवियल मतलब मुगल और मॉडर्न हिस्ट्री के कोर, एक वर्ड। तो वैसा एक सैनर्जी बिठाने की कोशिश करनी है आपने अपने साथ इसमें, जो भी हमारा पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव रहता है, ठीक है। फिर आपके ब्रिटिश एक्सपेंशन हो गया, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछा है, सब्सिडी लाइंस पूछा है, ठीक है ना। पैरामाउंटेंसी कैसे लाई, अब देखो इससे ज्यादा एक्सपेंशन का कोई टूल ही नहीं है, खत्म हो गया एक्सपेंशन। इससे ज्यादा क्या एक्सपैंड करेंगे वो। पैरामाउंटेंसी को कैसे लाया उन्होंने, थ्रू वॉर्स। ये भी क्या हो गया आपके वॉर्स, ये क्या होगी आपकी फिलोसफीज, दर्शन हो गई है। तो बस इससे ज़्यादा एक्सपेंशन वो कर ही नहीं सकते। तो 2 दिन में आपका पूरा ब्रिटिश एक्सपेंशन और पैरामाउंटेंसी खत्म है। इंटर रिलेट करेंगे, हिस्टोरियंस को डालेंगे, एग्जाम्पल्स फैक्ट्स को डालेंगे और आपका आंसर तैयार। वैसे ही आपका रीजनल स्टेट्स, अवध बंगाल हैदराबाद। अब इसका एक सब आंसर और डाला हुआ है मैंने, कैसे कि एक्सप्लेन द राइज ऑफ सक्सेसर स्टेट्स, वो यही हो गया, वो यही हो गया ना ऑटोमेटिकली। तो हम ऐसे करके इसको पूरा का पूरा जो हमारा कोर्स है ना, इसको हम इस तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये आपको मैं शेयर कर दूंगा पूरा का पूरा पीडीएफ, जो भी इसमें आपको लगता है क्वेश्चंस वगैरह है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल की हल्की सी बातचीत करते हैं। देखो मैंने आज एक कमेंट पढ़ा था वीडियो में, जोगटा सर की कमेंट में, मतलब जो भी लड़की थी उनको एक डाउट था कि सर मुझे नहीं लगता कि ट्रेंड से फर्क पड़ता है, हम कितना पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखो अगर आपको भी ऐसा लगता है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ। 3 केसेस है हमारे पास। एक है मैनेजमेंट, मेरे आंखों देखा हाल है ये, मतलब मेरे सामने हुआ हुआ ये केस। एक है एग्रीकल्चर, और एक है आपका, मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है, लॉजी लगता है उसमें बस लास्ट में, फिर ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। एक बार उस टॉपर के कुछ 144 या 150 नंबर थे, अगले साल उसके 40 नंबर थे। 100 नंबर का डिप, सीधा 100 नंबर का डिप। इसको आपने बहुत ढंग से समझना, ऑनलाइन भी। मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैंने 2 साल मैनेजमेंट से लेकर, मेरे सामने हो रहा था ये सब। मेरी भी 70-80 नंबर थे, मतलब 200 में से। आप बाहर है, आप जो मर्जी कर लो, आप जीएस में जेड़ा मर्जी नंबर ले आओ, आपके जीएस में 270 से ऊपर नंबर नहीं आ सकते। ये एक फैक्ट है इस पेपर का। एग्रीकल्चर में एक 160 थे, सीधा 89, 80 नंबर का डिप। और इसको रैंक भी मिला है बाद में दूसरे ऑप्शनल से। और ये था 157 पे, और ये पहुंचा था 92 पे। और जो हिस्ट्री वाली थी उसके थे कुछ 147, उसका डिप आया था 113 का। मतलब 3 चीजें हो रही है, 2 चीजें समझ सकता हूं, या तो बंदे की याददाश्त चली गई और वो भूल गया कि मेरे को मेरा ऑप्शनल मैनेजमेंट की क्या है, या पेपर इतना मुश्किल था कि आया ही नहीं, तैयारी ही नहीं थी, या ऐसा ट्रेंड था कि डिप आ ही रहे थे। तो सबसे जस्टिफेबल क्या था कि डिप आ ही रहे थे। लेकिन उस डिप में भी आपको 100 से ऊपर किसने रखा है, हिस्ट्री ने। और जो आपके ऐसे गो टू सब्जेक्ट्स थे जो करते हैं, वो आपको 100 से नीचे ले गए। अगर आप 100 से नीचे चले गए ना ऑप्शनल में, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हमको बहुत बहुत कम बच्चे समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हिस्ट्री को कैसे तोलते हैं, सिलेबस ज़्यादा है, फैक्ट ज़्यादा है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर तो ये कर रहा है कि भाई एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड के अगेंस्ट आप जा नहीं सकते। एक और है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसमें रैंक ही नहीं आ रहे भाई, क्या करना उसको पढ़ के आपने। सिंपल है ना, उधर 112 हाईएस्ट आ रहे हैं, इधर हिस्ट्री में 144 आ रहे हैं, ज्योग्राफी में 150 आ रहे हैं, सोशियोलॉजी में 150-60 आ रहे हैं। आप जो मर्जी मेहनत कर लो, आपको नंबर ही नहीं देगा, वो बात खत्म। आप जैसा मर्जी पेपर लिख लो।
तो ऑप्शनल को चुनना अपने में बहुत बड़ी, इसीलिए ये जो तीन चार सब्जेक्ट्स है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सोशियोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये तो सदाबहार है भाई। ट्रेंड अच्छा है, नंबर खुल के, तब खुल के भी मिल रहे हैं। अगर कंजूसी करेंगे ना, आप 100 से ऊपर ही रहोगे। मतलब चलो, ये तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि आप ऐसा कैसा डिप हो गया 80 नंबर का या 100 नंबर का डिप। इसका मतलब है कि ये तो नहीं हो सकता ना कि जैसे, ये तो एक तो जोटा सर की स्टोरी भी है। आपने कई बार उनको सुना होगा, बोलते मैंने PSIR लिया 2016 में, मैंने पढ़ के दिया पेपर, कुछ मेरे 133 34 थे। अगले साल मैंने और पढ़ा, क्योंकि जब एक बार मेंस लिखते थे तो हम और मेहनत करते, 89। तो बोलते अब दो चीजें हुई, या तो मेरे को ही नहीं आता था, या सब्जेक्ट ही नहीं चला। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड बेसिकली। अब ये हम सब जगह से ज्ञान नहीं दे सकते यूट्यूब वगैरह में, फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि आप सब्जेक्ट को डिफेम कर रहे हो ऐसा करके, बट ये हमारी अपनी क्लोज टॉक से। तो अगर आपने अब सोच लिया ना हिस्ट्री ऑप्शनल, अगर बहुत ही नेगेटिव सिचुएशंस भी डेवलप होती है ना, फिर भी आप 100 से ऊपर रहोगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। बस पेपर होना चाहिए अटेम्प्ट और कंप्लीट। अब जब पेपर अटेम्प्ट और कंप्लीट की हम बात करते हैं, हमको सबसे पहले क्या समझना है, मार्किंग स्कीम। अब जो मार्किंग स्कीम है वो कैसी आ रही है, वो आ रही है 5 नंबर और 10 नंबर की। मतलब जो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपल्सरी क्वेश्चन है, होगा तो वो भी 20 नंबर का ही होगा। लेकिन उस 20 नंबर में कितने पार्ट होंगे आपके, डिवाइडेड बाय 5 कर लो, कितने हो गए, 4 पार्ट्स। और जो दूसरे क्वेश्चंस है, रेस्ट 4 क्वेश्चंस है, जिसने पेपर नहीं देखा है, वैसे देखा तो सबने होता है, जिसने, उसके 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। ए पार्ट 10 का, बी पार्ट 10 का। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एक ही पार्ट आ जाएगा, वो पूरा 20 नंबर का होगा। ये है। अब यहां पर हमने क्या देखा है कि, इसको आपने ढंग से समझना, इसको हमने क्या देखा है कि मेंस की आंसर राइटिंग और इसकी आंसर राइटिंग में भी फर्क है, और आप करोगे कैसे। मेंस की आंसर राइटिंग में जो स्पेसिंग है ना, वो बहुत पतली है, ऐसी है। मेरे को यूपीएससी के वो पड़ी ऐसे, ये नहीं लिख सकते, यहां नहीं लिख सकते आप, यू कैन नॉट राइट हेयर। तो ये आपका पहली शीट हो गई। फिर आपकी ये, मान लो, दूसरी शीट हो गई। अब जो आपका 8 नंबर का है ना, इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये आपका आंसर यहां पे भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन है इसमें। ये आपका आंसर इधर भी खत्म कर सकते हैं, और ये आपका आंसर इधर भी खत्म कर सकते हैं। मतलब 8 नंबर में आप यहां पर कितना शीट भरने की कोशिश कर रहे हो, अपनी 1.5 शीट। और अगर वो 12 नंबर का आंसर होगा, 12 नंबर का, तो आप यहां तक पहुंच सकते हो उसमें, यहां तक या यहां तक। तो हम बोलते हैं कि भाई अगर 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है अब, तो आप 2.5 शीट के लिए अपने को तैयार रख करो। तो जो जीएस है, उसमें 8 नंबर में कितना लिख रहे हो आप, 1.5 शीटें। और जो 12 नंबर का है, उसमें कितना लिख रहे हो आप, 2.5 शीटें। ये आपको जनरल पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव क्या, ये रियलिटी है, फैक्ट है ये। लेकिन यहां पर है मार्जिन है यहां पर, मार्जिनाइजेशन हुई हुई है, इतने में ही लिखना है। ऑप्शनल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऑप्शनल में कोई मार्जिन नहीं है। मार्जिन भी खुद बनाना पड़ेगा, सब कुछ अपने हाथ में। और कुछ नहीं है। 40 शीटें आएगी आपके पास, पहले आती थी 36, ऐड कितनी कर दी, 4। क्वेश्चन कितने हैं, 5। पार्ट कितने हैं, एवरेज लगा दो, 10। मतलब 10 क्वेश्चन है मेरे पास बेसिकली। तो 10 क्वेश्चन है, डिवाइड करो, कितना हो गया, 4। एक क्वेश्चन को कितने, 4। सिंपल। अब 5 नंबर का है या 10 नंबर का है, ऐसे करके चल रहा है। मतलब सिंपल है कि भाई मेरे को एक क्वेश्चन आया, मेरे को कितने पेज भरने हैं, 4। तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि अगर 5 नंबर का आए, 5 नंबर का आए, मान लो अगर 5 मार्कर है, 5 मार्कर जैसे हम देंगे आपको, 5 मार्कर होंगे, आपने क्या करना, आपने शीट ली, यहां पर थोड़ा सा बड़ा सा मार्जिन लगा देना, इतना बड़ा भी नहीं करना कि मतलब अनर्थी कर दिया ठीक है ना। मार्जिन लगाया, लिखना शुरू किया, एक शीट और 2 शीट। 5 मार्कर में 2 शीट भरनी पड़ेगी, या 2.5, इससे कम तो नहीं चलेगा काम। ये तो अपना आप बिठा दो। दूसरा, 10 है तो डबल शीट, पेज हो गया, अरे परे अरे परे अरे परे, ऐसे करके। तब आप कहां पहुंचोगे,
40 शीट्स कंप्लीट होगी। मतलब आप सोचो कि यूनिवर्सिटी का पेपर है, बेसिकली एचपीयू का पेपर है। एचपीयू के पेपर में 40 शीटें भरनी है। हर शीट में अगर आप रेलेवेंट इरेलेवेंट भी लिखोगे, 1 नंबर मिलेगा आपको। 40 नंबर तो आपके पास है, सिंपल है। 40 नंबर आपके पास है। ज़्यादा अच्छा लिखोगे पर शीट में 2 नंबर मिलेगा, 80। अगर आप एवरेज 1.5 नंबर भी लेते हो ना भाई, 40 शीटों में 1.5 नंबर कितना हो गया? 60 नंबर। 60 × 2, 120 नंबर। इसको बहुत सिस्टमैटिकली सोचो आप। इधर नंबर मिल रहा है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी का, जीएस में नंबर मिलता है क्वालिटी का, नॉट क्वांटिटी का। अब टाइम कैसे मैनेज करेंगे? टाइम मैनेज करेंगे क्योंकि अब मेरे को 5 नंबर के, अब मैं आपको लिमिट नहीं करूंगा, लिखूंगा मैं इसमें। ये क्यों दिया उन्होंने? ताकि हम इसमें क्या ऐड ऑन कर सके? हिस्ट्रियोग्राफी। ज्योग्राफी में ऐड क्या कर सके हम? स्कॉलर्स। सोशियोलॉजी में क्या ऐड कर सके हम? स्कॉलर्स। नहीं तो आंसर कैसे बनेगा? अब मेरे को आया 1857 का रिवोल्ट का नेचर बताओ। तो जीएस का आंसर है ना, वो आपका 1.5 पेज में खत्म होगा, उससे ज्यादा आप लिख ही नहीं सकते, 8 नंबर का। लेकिन जैसे ही आप इसमें अपने आधा पेज का क्या जोड़ना है? आधा पेज का जोड़ना है इसमें आपने हिस्टोग्राफी। हो गया आपके 5 नंबर टेक। 10 नंबर का होगा तो आपको ऑब्वियसली डाटा एक्सपैंड हो जाएगा, ऐसे करके। तो हमको यहां पर क्या करना है? हमारा जो टारगेट रहेगा, हमारा जो टारगेट रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा 2 to 4 शीट्स। और मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसमें भरो 3.5 शीट्स या 3 शीट्स, स्टार्टिंग के 1 हफ्ता। ऐसा क्यों है? जैसे हम जीएस में करते हैं, एक हो गया 150 वर्ड का, एक हो गया 225 वर्ड का। तो मैं क्या बोलता हूं बच्चों को कि तुम ऐसा करो, 180 शब्द लिखो। जब आप 180 शब्द लिखते हैं, फिर आपके पास एक कला होती है इसको कम करने की या इसको ज्यादा करने की। तो 1 हफ्ते में जब हम 3.5 पेज भरेंगे, चाहे वो 5 नंबर का है चाहे वो 10 नंबर का है, फिर आप इसको कम भी कर सकते हैं, इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने आधा जो पेज है ना बाद में किससे भरना है? डायग्राम या फ्लो चार्ट से। तब जाके हमारा पेपर टाइम से कंप्लीट होगा, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। समझा रहे ना आपको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हमने को क्या करना है? हमको अपना आधा पेज जैसे तैसे करके फिल करना है। और वो इरेलेवेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको इससे भी आधा या 1 नंबर क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। क्योंकि हमको बताना है कि भाई वी हैव सम कॉग्निटिव एबिलिटी एंड वी हैव सम रैशनलाइजेशन। और हम उस रैशनलाइजेशन से आपको डायग्राम के थ्रू भी पूरा का पूरा आंसर बता सकते हैं। जैसे आपको आगे 1857 का रिवोल्ट, तो आपका जो पहली शीट है, चाहे जीएस है चाहे मेंस है चाहे ऑप्शनल है, कुछ भी है, लाइट डुलूट जो भी, डायग्राम हमेशा कहां बनेगा? इंट्रोडक्शन की बगल में। डायग्राम पूरी शीट में कभी नहीं बनेगा। आपने 2 लाइनें लिखी, फिर आप बीच में छोटा करो, यहां पर हमेशा क्या बनेगा आपका? डायग्राम। फ्लो चार्ट कहां बनेगा? इंट्रोडक्शन के नीचे। ये आपका 1.5 पेज ऐसे कवर करना है हमने। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो एवरेज पेज हो वो क्या हो? 3.5। जो आप लिखोगे इसको फुल कैसे करोगे आप? 4 पेज कैसे बनेंगे इसके? बाय एडिंग दीज 2-3 एक्सपेक्ट्स, बस। ये हमारा एक पूरा का पूरा एक्सपेक्ट रहेगा। इधर इंट्रोडक्शन आप खुल के भी लिख सकते हो, आपके पास स्कोप है इधर इंट्रोडक्शन लिखने का। तो आंसर को अच्छे से इंट्रोड्यूस करो, कंक्लूजन आप अच्छे से लिख सकते हो। उधर तो लिमिट है, उधर तो हम क्या करते हैं कि भाई 2-3 लाइनें लिखो 8 मार्कर में, 3-4 लिखो 12 मार्कर में। इधर आपके पास स्कोप है, इधर आप 4 से 5-6 लाइनें लिख सकते हो, 3-4 व्यूज डाल सकते हो, जिससे कि इंट्रोडक्शन को एक क्या मिल जाए? आंसर को एक शेप मिले। फिर आप उसको कढ़ो और उस शेप को जस्टिफाई करो कैसे? कंक्लूजन के साथ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा है बेसिकली, ठीक है ना? मैं ऐसा करूंगा, मैं आपको ऑप्शनल की एक शीट बना के व्हाट्सएप भी कर दूंगा आगे पीछे। तो अब मिलेगी तो आपको प्लेन शीट ही मिलेगी बेसिकली बाहर, जो वो स्पाइरल बाइंडिंग होती है यूनिवर्सिटी वगैरह में। तो उसमें मार्जिन देख लेना अपना, इतना कर मार्जिन छोड़ना है आपने, इतना कर मार्जिन, इतना या इतना कर उंगली देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना? और थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, अब इतना ज़रा खुला भी नहीं लिखना कि आपके व्यूज़ ही ना आए, ना इतना ज़रा टाइट लिखना कि शीट ही बच जाए। कोशिश क्या है कि 39 शीट के पास, या जो 39.5 है बेसिकली, वो मेरा भर जाए बेसिकली, बेशक लास्ट का छूट जाए। जनरली हम एडवाइस भी नहीं करते लास्ट में लिखने को, वो शीट वैसी हो जाती है पीछे से, ठीक है ना? फिर जब आप लिखोगे, ऑब्वियसली आपने मार्जिन एक साइड ही रखना है, इस साइड को बिना मार्जिन के छोड़ देना थोड़ा थोड़ा, ताकि जब पेपर के बंडल्स वगैरह फोल्ड वगैरह उधर से डाटा फटे ना,
तो मतलब आधा इतना जैसा आपने छोड़ देना खुद ही। ऐसे नहीं कि लिखते लिखते इधर भी डाल दिया शब्द, पता लगा कीवर्ड ही मिसिंग है उसके बाद। केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए पेपर में। तो यहां तो मार्जिन बन नहीं रहा है, इधर थोड़ा सा छोड़ो ऑटोमेटिक। अब ये क्या ट्रिक्स है, साइकोलॉजिकली हम छोड़ तो रहे हैं, लेकिन इससे आपकी क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्वांटिटेटिवली जब आप इसको कंपाउंड करोगे आपकी एक शीट ऐसी कम हो जाती है। मतलब आप 40 शीटों में इतना इतना मार्जिन छोड़ो, इतना फिर अगली शीट में इतना छोड़ो, जोड़ते रहो जोड़ते रहो, आपकी दो शीटें कम हो जाती है एवरेजन। दो शीट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आपको कितनी भरनी है, 38 या 37 तक। तो तब आपका पेपर कंप्लीट होगा, नहीं तो पेपर ही नहीं कंप्लीट होते भाई। ये नहीं होते पेपर का, हिस्ट्री का पेपर तो कंप्लीट, हिस्ट्री सोशियोलॉजी के पेपर नहीं होते कंप्लीट टाइम से, क्योंकि लिखने को ही बहुत सारा है। अगर आपको अच्छे से आ गया ना, फिर माइंड क्या बोलेगा, फिर माइंड बोलेगा मैं लिख रहा हूँ डिक्लाइन आरसी मजूमदार, अगला थॉट कहां पर होगा मेरा, मॉन्टमियर के पास। जितने को वो कंप्लीट होगा अगला थॉट का होगा, फिर लगेगा ये भी लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ। इसको कंट्रोल करेंगे हम। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि पूरे 4 पेज नहीं भरने हैं। लिमिट कितनी है, 3 या 5। तो हमको कम लिखने की आदत डालनी है विद मोर रेलिवेंसी। ऑटोमेटिकली आपकी चाहे जीएस है चाहे वो है, उसकी आपकी आंसर राइटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। ठीक है ना। किसी को कोई डाउट ऑनलाइन, आपको किसी को, आपने सिलेबस देखा, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको सिलेबस भी भेज दूंगा, बट सिलेबस सिर्फ कैलकुलेशन से शुरू है और यही है वर्ड हिस्ट्री में। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे संजय सर भी बोल रहे थे मेरे को कि सर सिलेबस दे दो, मैंने ऐसा बोला कि सारी ज्योग्राफी पढ़नी है, बात खत्म। क्योंकि हेड टू टो चल रहा है काम। अब इन्होंने सोर्सेज नहीं डाले, पर हमने कल देखे क्वेश्चन पूछे हुए। तो अगर सिलेबस के ऊपर चले गए ना, फिर तो सोर्सेज वाला तो कंसेप्ट ही खत्म है। फिर तो आपके लिटरेरी सोर्सेज ऑफ बुद्धिज्म ही चला गया, आंसर ही खत्म हो गया ना फिर तो। पर आप उसको पढ़ोगे अलग से ही, फिर कहीं फिर उसमें फिर हम पढ़ रहे बुद्धिज्म फिलोसफी, उसमें कहीं सोर्सेज के बीच परेशान हुए हुए हैं, अंगमित्रा, अंगुनिकारा, अंगा, अगम्स, जैनिज्म के, फिर परेशान हो गए। इसलिए सबसे पहला हमारा जो सोर्सेज वाला फंडा है उसको हम देखेंगे। ठीक है ना। कल से हम आंसर राइटिंग भी कर लेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा बल्कि आज। ठीक है। चलो जी, अब हम सिंपल है हमारा आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हेडिंग डालो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। आप लोगों ने ऑनलाइन कुछ बोलना वगैरह होगा, तो अभी तो यहाँ पे स्पीकर नहीं है, आपने मतलब वो इस पे कर देना कुछ मैसेज वगैरह टाइप। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना ना। चैट एवरीवन के लिए ओपन है, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं ना, जैसा भी है। चलो जी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखो, वी हैव 2-3 पीरियड्स राइट हेयर। थोड़ा सा हल्का सा ज्योग्राफी है, हल्का सा सोशियोलॉजी है, हल्का सा एंथ्रो है, और फिर आगे क्या है, हिस्ट्री। सब कुछ थोड़ा 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 करके, ठीक है ना। पेपर में नहीं आएगा, बट द फैक्ट्स विल बी यूज्ड एज अ एग्जाम्पल और रेफरेंस। और देखो हिस्ट्री पता है कहां पर यूज होगी आपको, आपकी आंसर राइटिंग में हर चीज की शुरुआत हुई है। आपको आ रहा है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, आपको आ रहा है पंचायती राज के ऊपर, आपको आ रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। जब हम हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ लेते हैं ना एक बारी, आपके आंसर राइटिंग में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होती है। आपको विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया, यू कैन स्टार्ट विमेन एम्पावरमेंट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम, नहीं उससे भी पीछे आओ, है हड़प्पा से। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होती थी हमारे पास, समिताज वगैरह, सभाज वगैरह, जहां पर विमेन की फुल एंट्री थी, मदर गॉडेस को पूजा जाता था। ये रेफरेंसेस आप ऐड करोगे। ज्योतिबा फुले तो आम बंदा भी लिखेगा, वो तो ऐसे में ये लिखेगा ही लिखेगा, हम इसे एक पीछे जाएंगे। समझा रहे ना आपको, ये आपको ऐसे एज देता है। पंचायती राज, पंचायती राज में क्या है, सभा एंड समितिस, थी तो थी पंचायत। फिर इंस्क्रिप्शन है आपकी, हम देखेंगे उन इंस्क्रिप्शंस में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है। ठीक है ना, विच मीन्स योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। फिर क्लाइमेट है, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड द रेलेवेंस ऑफ क्लाइमेट, कि जब आपका होलोसीन एरा में हम शिफ्ट कर रहे हैं ड्यू टू फ्लड्स, मॉनसून्स वगैरह, क्या बन रही है रिवुलेट्स वगैरह, और हम कहां पे जा रहे हैं।
तो ये तो क्लाइमेट चेंज तो एक क्या है, रेगुलर फीचर है ना, कितनी सारी आइस एज आई है, कोई 6-7, कितनी बार। तो जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपका ना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, एक हिस्टोरियन जैसा हो जाएगा। फिर यू विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट हिस्ट्री इन एवरीथिंग। और ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे का एक जो पोर्शन है ना, बैकग्राउंड 1.5 पेज का, वो लिखना पड़ता है। ऐसे में जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, सेकंड पेज जब आप शिफ्ट करते हो वहां पे बैकग्राउंड लिखना पड़ता है, उधर हिस्ट्री चलता है। तो उधर भी आपको ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। आंसर फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा। लेवरेज किसी भी आंसर राइटिंग में देखो, आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेवरेज देते हैं, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री बस, बाकी नहीं। बाकी की आंसर राइटिंग जीरो है, इट विल नॉट हेल्प यू एनीवेयर। अनफॉर्चुनेटली ज्योग्राफी भी नहीं हेल्प करता आंसर राइटिंग में, अनफॉर्चुनेटली। सिर्फ हिस्टोलॉजी और, क्योंकि दोनों क्या है, मिश्रण है। ज्योग्राफी में आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, ज्योग्राफी में आप हिस्ट्री का कॉज पढ़ सकते हो। सोशियोलॉजी में आप हिस्ट्री ही पढ़ लेते हैं जैसे तैसे करके। तो यहां पर आपको लेवरेज मिलती है आंसर राइटिंग की। इसीलिए आप देखोगे जो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री ऑप्शनल वाले होते हैं ना, उनके जीएस में बड़े तगड़े नंबर होते हैं। आप नोटिस करना, नोटिस करना कभी इनको। टॉप रैंकर्स क्यों है? क्योंकि उनके जीएस वगैरह में तगड़े तगड़े नंबर है। या तो फिर ऐसा है कि किसी का साइंस बैकग्राउंड है और उस साल उसके जैसे फिजिक्स में अब आ ही गए 200 में से 170 नंबर, उसमें तो फिर हम कोई, फिर तो कंपटीशन ही किल कर दिया उसने। या इकोनॉमिक्स में आया, या तो आपके मैथ्स में आ गए 180 नंबर, कंपटीशन किल है फिर। बट अगर आप एवरेज प्लेटफॉर्म, एक एवरेज स्टूडेंट को देखोगे ना, सबसे अच्छी आंसर राइटिंग किसकी मानी जाती है? आपके सोशियोलॉजी वाले की या हिस्ट्री वाले की। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरी बहुत अच्छी आंसर राइटिंग है, बट आप लोग जैसे मेरे से पढ़े हैं, तो हिस्ट्री पढ़ के ना चीज़ों को कनेक्ट करना आपको बहुत अच्छे से आता है। तभी मैं क्लास में, हमारी कनेक्शन ऐसे है, इधर से उधर घूम जाएंगे, मतलब आपको पता है आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। यू विल कंट्रोल थॉट्स विद हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। ये आपको एक बेनिफिट होता है हिस्ट्री और सोशियोलॉजी पढ़ के, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम यहाँ पे दो एरास की बात करें, सबसे पहला क्या हो गया हमारा, मीजोजोइक एरा। और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, सीनोजोइक एरा। अब ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स है ना लाइफ के। मैं अब यहाँ पे ऐसी ज्योग्राफी नहीं पढ़ रही कि भाई हम यहाँ पे टाइमलाइन देखेंगे क्या है जो भी है। बट यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि जब ये मीजोजोइक एरा वगैरह चल रही थी, कहीं ना कहीं हमको क्या देखने को मिल रहे थे, मैमल्स। और जब ये आगे को बाईपास होगा, ये एरा या एज बाईपास होगी, ये मैमल्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रिमिटिव प्राइमेट्स के रूप में ये बदलना शुरू करेंगे अपने आप को। प्राइमेट्स बनना पड़ा नेसेसरी है। अब अगर आप यहां पे मैमल्स को देखेंगे, मैमल्स बेसिकली क्या थे, बहुत ज्यादा हेरी थे। क्योंकि इस टाइम जो मौसम था वो कैसा था, ठंडा। तो उनकी बॉडी क्या कर रही थी, उनको हेयर उनको गर्म कर रहे थे। और दूसरा अगर आप देखेंगे, मैमल्स बेसिकली क्या हो गया आपके, मिल्क ग्लैंड्स वगैरह। और सबसे पहले आप देखोगे रैट्स वगैरह आए थे। यहां से एक चीज तो समझ आ रही थी, एक और चीज यहां पर होगी मीसोजोइक में। आप देखोगे जो ग्रासेस है, ग्रास लैंड्स वगैरह है, मतलब ट्रीज कह सकते हैं आप, वो भी बनना यहां पर आप शुरू हो गए। मतलब लाइफ, अगर मैं कुछ खाऊंगा ना, तो मेरे को खाने के लिए कुछ होना भी चाहिए जिससे मेरे को लगे कि इसको खाऊं। तो लाइफ के जो इंस्टांसेस थे, वो हमें इन दो एजेस में हमको देखने को मिलेंगे। ये दो हमारा जो कोर एजेस है वो है। सीनोजोइक एरा तक आते आते आप देखोगे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटी सीनोजोइक एरा तक आते आते, वो क्या घट रही थी, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन कंटेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड। अब यहां पे इतनी एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं पढ़ लेने की परेशान हो गए। मतलब हमारा क्या चल रहा है कि मैं खेती बाड़ी कहां पर करूंगा भाई, ग्रासलैंड्स पे, जब उनको पूरा मैं खत्म कर दूंगा। और जितना मैं देख रहा हूं मेरी लाइफ क्या होती जा रही है, इजी होती जा रही है। बड़े बड़े पेड़ नहीं है अब, ग्रासलैंड्स आ गए। तो मैं आस्ते आस्ते जो जो एप्स थे या जो आपके प्राइमेट्स थे, वो उनमें सिग्निफिकेंट क्या आने शुरू हो जाएंगे अब, चेंजेस। क्योंकि उनकी जो ज्योग्राफी है, वो ज्योग्राफी चेंजेस ला रही है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि जो ये ग्रासलैंड्स हुआ करते थे, बहुत होते थे, तो जब इनको जानवरों से छुपना होता था, तो दे यूज टू बेंड देयर बैक्स, ऐसे देखने के लिए, ऐसे देखने के लिए। इससे इनकी क्या हो गई, जो स्टिफ बैक थी, ऐसी झुकी हुई बैक थी, वो
आस्ते आस्ते मोबिलिटी आ गई, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और उसको ऐसे ऐसे बेंड करने के बजाय एक दिन वो सीधा ही खड़ा हो गया देखने के लिए। जब उसको पहली बार ऐसा लगा कि भाई मैं तो सीधा भी खड़ा रह सकता हूं, यहां से क्या हो गया, आपके जो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड था वो शुरू हो गया। अब आप इमेजिन करो कि घास ही घास है और वहां पे कोई शेर वगैरह घूम रहे, तो आप कैसे देखोगे? आप यूं चल रहे हैं पूरा, अब आपको घास हटाना है, उसके लिए आप पहली बार कोशिश क्या करोगे कि मैं एक हाथ उठाऊं या अपना जो फोर पेडरल था एक पाऊं और घास ऐसे साइड कर लूं और पीक करने की कोशिश करूं। तो मैंने अपने ब्रेन को यूज करना शुरू किया इन ग्रासलैंड्स में, फॉरेस्ट्स में। तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या डेवलप करनी शुरू कर दी, कॉग्निटिव एबिलिटीज। मेरा जो दिमाग था वो मैंने यूज करना शुरू किया, और जब मैंने ब्रेन को यूज करना शुरू किया, तो ये बायोलॉजी में आप पढ़ते हो, मेरे जो ब्रेन का साइज था वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और मैं रैशनलाइजेशन पे चला गया। तो मैंने देखा कि भाई इस ग्रासलैंड में खतरा है, मैं अगली बार यहां नहीं जाऊंगा। तो जो आप वो पढ़ते हो, डार्विन्स की थ्योरी पढ़ते हो, वैसे ऐसे करके अब दोबारा, मतलब एप से ऐसे 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 करके जो ये होमो इरेक्टस की कहानी है ना, बिल्कुल सीधा खड़ा होना, देखो बायपेडरल तो बहुत पहले हो जाएगा, लेकिन वो जो इरेक्ट होगा ना बिल्कुल अपराइट पोस्चर में, और वो यूं घूमेगा, अपनी गर्दन यूं घुमाएगा जैसे हम अभी ह्यूमंस है, वो कब करेगा वो? जब वो इन ग्रासलैंड्स में बाहर आ जाता है। फिर वो देखता है कि मुझे घास हटाना पड़ेगा, फिर वो देखता है कि मुझे पीक करना पड़ेगा, फिर अपनी वो सेंसेस यूज करना शुरू करता है। फिर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन, कि मैं एक हाथ से क्या कर रहा हूं, एक हाथ से मैं हाथ उठा रहा हूं, फिर मैं घास साइड कर रहा हूं, अब घास मैंने इधर को साइड किया तो गैप का है, फिर मैं यूं देख रहा हूं। ये बड़ा नेसेसरी था। हमको इसलिए इसका महसूस नहीं होता क्योंकि, अच्छी बात है, अगर आपको कभी पैरालिसिस हो जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपसे इमेजिन करो कि द अर्ली प्रिमिटिव, ये प्राइमेट्स थे, मैमल्स, देवर पैरालाइज्ड। इनकी सेंसेस क्या, जैसे रैट है, रैट के पीछे कोई होगा, या तो वो आहट से हम तो घूम सकते हैं ना पूरे ऐसे, क्या हो रहा है। ये जो मैमल्स है ये थोड़े से बेचारे कैसे होते हैं, जैसे रैट है, ये बेचारा इवॉल्व ही नहीं कर पाया इतना ज्यादा, इसको पता नहीं चलता, इसको आप ट्रैप भी कर सकते हो, लेकिन जो ये मंकीज वगैरह, दीज आर वेरी स्मार्ट। यहां पर एक फर्क आपको देखने को मिलता है एक्सरसाइज करने का, ब्रेन एक्सरसाइज करने का, बेसिकली वो देसी योगा कर रहे हैं इस टाइम पे। ये बड़ा क्रूशियल था। और इसी में अगर आप देखोगे, ये जो सेनोजोइक एरा है, इसी एरा में यू विल फाइंड पेलोस्टीन एंड होलोसीन। अब यहां से ये जो एरा है, पिलोस्टीन एरा है, और ये जो होलोसीन एरा है, दिस इज द मेन एरिया या मेन एज वेयर ह्यूमंस विल स्टार्ट टू लिव। अब ये तो हो गया हमारा आइस एज, द लास्ट आइस एज जिसको हम कह सकते हैं। और यहां पर हमारी आइस एज क्या होगी है, खत्म। तो जब मेरी आइस एज खत्म हुई, ग्लेशियर्स पिघले, ग्लेशियर्स पिघले और फ्लड्स वगैरह आए होंगे, ऑटोमेटिकली क्या देखेंगे आप, लोग ग्रासलैंड्स में उतरना शुरू करेंगे। तो ये वाला जो पीरियड है ना, इसको पढ़ते हैं आप स्टोन एज में। तो मतलब जो मैंने आपको ये लिखाया, ये पिलियोस्टीन होलोसीन वगैरह जो एरा है, दिस इज योर विच एरिया, योर स्टोन एज, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। ये इस तरीके से रिलेटेड होता है किसके साथ, हिस्ट्री के साथ। तो इस एज में अब आप इमेजिन करो, सब कुछ ही बर्फ में, सब कुछ ग्लेशिएटेड है। भाई जब सब कुछ ही मेजरली ग्लेशिएटेड है, मुझे रॉक इन एक्सपोज हो रहा, मेरे टूल्स कब आना शुरू होंगे, जब आपके मेजरली क्या होगा, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने शुरू होंगे, तब आपकी बेयर सरफेस एक्सपोज होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरे हाथ में एक पत्थर है, इमेजिन करो, अब मेरे हाथ में एक पत्थर है, एक हाथ से मैंने घास हटाया, और मैंने आगे जानवर देखा, मैंने पत्थर से उसको मार दिया। अब मेरी पूरी की पूरी जो एबिलिटी है वो पूरी काम कर रही है। अब उसको मैं क्या करूंगा, पकड़ूंगा, खाऊंगा। लेकिन आप देखोगे इसमें तो बहुत सारी चीजें आएगी, इसमें फायर फोयर भी सब कुछ आ जाएगा, होमो इरेक्टस तो कंट्रोल करेगा फायर को। अब बीच में आप देखोगे ऐसे एजिस आए जहां पर ऑटोमेटिक, अब देखो अगर ग्रास लैंड है, तो ग्रास लैंड में ऑब्वियसली कभी ना कभी क्या लगेगी, फायर भी लगेगी। उसको एक चीज भी पता है कि एक आग भी होती है भाई, वो आग क्यों अब डिस्कवर नहीं करेगा वो तो लग रही है, फॉरेस्ट फायर आज भी लग रही है। द प्रॉब्लम टुडे इज टू कंट्रोल फायर, जैसे हमने तीर्थन में गांव जलते हुए देखा, एट दैट टाइम द प्रॉब्लम इज टू कंट्रोल फायर। तो जो फायर कंट्रोल का मैकेनिज्म है, ये कौन सीखेगा, होमो इरेक्टस, क्योंकि उसके दोनों हाथ
वो अपराइट होगा, उसको यूज करना सीखेगा, उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो अब कुक्ड फूड खाना शुरू करेगा, उसको लगेगा पता कि मैं कुक्ड फूड खाता हूं, उसका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही बदल जाएगा, उसके ब्रेन को पोटेंशियल क्या आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाना शुरू करेंगे और डेवलप होगा। तो ये पूरी की पूरी एक जो एज है, यहां पर हम इसको भी इतना ही देखेंगे, दैट इज बस इतना हमारे लिए जरूरी है। बट हमको इतना पता है कि सम हाउ इन द सेनोजोइक एरा एंड सम हाउ इन द प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन पीरियड द ह्यूमन एवोल्यूशन बिगैन। और अगर आप देखोगे ऑब्वियसली मुझे इतना भी पता है कि ये जो आइस एज वगैरह होगी, ये कहां पर होगी, लार्जली आपके पोल्स पे, मैंने कल भी आपको बताया था। और जहां पर ये रेगुलेशंस आ रही है, दैट विल बी समवेयर अराउंड इक्वेटर। और इक्वेटर में हमने देखा है ये पैंजिया पूंजिया की थ्योरीज, जो सबसे मेन था वो क्या था, अफ्रीका। और अफ्रीका में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके, इथोपिया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रैडल ऑफ हिस्ट्री या क्रैडल ऑफ ह्यूमन। तो ये जो घटनाएं घट रही है, अब ये सवाना ग्रासलैंड्स कहाँ है, इस एरिया के आसपास। तो जो ये कहानियां घट रही है, हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि यहां पर है। अब यहां पर दो कॉन्ट्रास्टिंग व्यू आ जाते हैं, एक आता है रेडिएटिंग थ्योरी, एक आता है रेडिएटिंग थ्योरी। उसमें बोला जाता है कि यहां से ये रेडिएट होगा। अब आइस एज कम होती जा रही है, मतलब होलोसीन आ रहा है। होलोसीन का मतलब क्या है कि आइस एज कम होती जा रही है, ऐसे ऐसे करके। अभी कहाँ है सिर्फ आइस एज, मतलब आइस कहां पर है, अंटा पोलर्स में, ऐसे करके। तो ये नीचे को जाता गया, अभी नीचे को जाता गया, तो नदी नाले खड्ड कहां बनते गए, इस एरिया में। और इसी एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रॉप। इसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, भारत। इसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरोप। और इसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया। फिर आप क्या देखोगे बाद में, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स। फिर आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, जिसको हम क्या बोलते हैं इंडिया में, कोल्स मुंडाज वगैरह, जो लाइफ सेटल करेंगे यहां पर। लेकिन ये सब कहां से रेडिएट हो रहे हैं, यहां से। दे आर रेडिएटिंग फ्रॉम हेयर ओनली। तो ये ऐसे करके मूव करेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब घटनाएं घट रही है कहां पर, अफ्रीका में। तो अफ्रीका में फिर आप देखोगे ऑस्ट्रोफेलेंथस। अब ऑस्ट्रियोफेलेंथस ऑस्ट्रिया का एक्सपेक्ट नहीं है, ऑस्ट्रोफेलेंथस जो पहला कुछ आपको स्कल एक ह्यूमन एक्सपेक्ट देखने को मिलेगा, उसका नाम क्या रखा है हमने, लूसी। ये फैक्ट्स आप लिखोगे उसमें, मैं आपको कराऊंगा ये, अभी हम सिर्फ एक और हम कल से शुरू करेंगे इसको। तो वो जो ऑस्ट्रोफेलेंथस है, वो आपको किधर देखने को मिल रहा है, अफ्रीका में, मतलब लूसी। तो ये होमोसेपियंस, ऑस्ट्रोफेलेंथस वगैरह 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 जो भी है, ह्यूमन विल इवॉल्व, जावा मैन भी बनेगा, जावा इंडोनेशिया वगैरह में लाइफ सेटल होगी, नियांथ्रल्स उधर लाइफ जाएगी। ये जो नाम है ना, ये नाम पड़े हैं लोकेशंस के ऊपर, इसलिए इनको ऐसे करके पढ़ा जाता है। जैसे नर्मेदियन, नर्मेदियन किसका है, हमारा। क्योंकि हमारे को जो अर्ली लाइफ मिली 1982 के आसपास ढूंढी थी अरुण सर ने, अरुण जी ने, तो वो किसकी मिली थी, इस टाइम पीरियड की, स्कल टाइप वगैरह मिले थे। तो ये आपके सारे फैक्ट्स है, इसी से हमारा जो आंसर का जो बेस होता है वो यहां पर शुरू होता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा डैश, ऐसे करके बेसिक बैकग्राउंड डैश, द ह्यूमन लाइफ इवॉल्व, द ह्यूमन लाइफ इवॉल्व largely in the Cenozoic era, largely in the Cenozoic era, डैश। अब देखो 66 मिलियन ईयर्स के आसपास क्या देखने को मिला था आपको, मास मास एक्सटेंशन। इसको समझना आप, मास एक्सटेंशन देखने को मिला। तो ह्यूमन लाइफ कब शुरू हो रही है, इस मास एक्सटेंशन में। मतलब आधे लोग एक्सटिंक्ट हो, मतलब आधे जो एप्स थे, मैमल्स थे, वो एक्सटिंक्ट हो गए, आधों ने क्या कर दिया, ऐसे फीचर्स डेवलप किए कि वो सरवाइव कर सके। अब इसके नीचे जो एरा थी वो कौन सी थी, मेसोजोइक। इसके ऊपर क्या है, सिनोजोइक। तो इस मास एक्सटेंशन को बचने को सबसे पहली रैशनलाइजेशन बोला जाता है।
सबसे पहला चेंज बोला जाता है इसको, क्योंकि जो सबसे पहला बदलाव आया ह्यूमन गुण, इंसान का सबसे पहला गुण क्या है? सर्वाइवल। इंसान का सबसे पहला गुण क्या है? सर्वाइवल। इससे पहले जानवरों के गुण थे सोना, खाना एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज करना। कुत्ता क्या करता है, जानवर क्या करते हैं? लार्जली खाते हैं, सोते, सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है? सर्वाइव। उसके लिए मेन प्रायोरिटी क्या है? सर्वाइवल। तो पहली बार जो ह्यूमन इंस्टांसेस, जो गुण हमको देखने को मिलते हैं, वो आपको मैं देखो थोड़ा मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपके थोड़ा नेक्स्ट सेट में भी काम आ जाएगी। ठीक है ना, एक ऐसा भी एक्सपेक्ट है। तो ये जो 66 मिलियन ईयर्स का मास एक्सटेंशन है, यहां से हमारा क्या निकल रहा है? ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू हो रहा है। डैश 66 मिलियन ईयर्स अगो, MYA, द ह्यूमन द ह्यूमन स्टार्टेड evolving the human started evolving in multiple stages. Humans started evolving in multiple ages. Humans ने multiple ages में evolution start किया from the cradle of mankind, from the cradle of mankind, अफ्रीका, ब्रैकेट में लिखो इथोपिया, ब्रैकेट में लिखो इथोपिया, cradle of mankind, इथोपिया। अब आपको कभी ऐसे आता है हैप्पीनेस के ऊपर, कभी ऐसे आता है आपको मोटिवेशन, ऐसे आता है, करो इंट्रोडक्शन शुरू, कि फ्रॉम 66 मिलियन ईयर्स अगो ह्यूमन स्टार्टेड देयर लाइफ मियरली बाय सर्वाइविंग, एंड प्रेजेंटली क्या कर रहा है? इट इज अ इट इज थ्राइविंग, नहीं मतलब ऐसे करके लिखेंगे कि इट इज अ ह्यूमन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस, जिसमें हैप्पीनेस है। अभी तो देखो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, एंटेंगल्ड इन वेरियस थॉट्स, इमोशंस, जिसमें क्या है? एक हैप्पीनेस। फिर आप ऐसे, तो ये आपको ऐसे लेवरेज प्रोवाइड कर सकता है, ये आपको ऐसे लेवरेज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है ना, ये एक फिलोसफी है, फिलोसफी का बहुत नंबर है, फिलोसफिकल एसेज के बहुत नंबर आते हैं, पर ये लिखना आना चाहिए। सबसे ज़्यादा ऐसे में जो नंबर आते हैं फिलोसफीज के, क्योंकि फिलोसफीज गलत नहीं हो सकती, दर्शन कभी गलत नहीं हो सकते। अब इमेजिन करो कोई नया हिस्टोरियन आ जाए खतरनाक ही, उसको बोले गलत ही है सब कुछ, भाई गलत है तो गलत है, उसको सबूत देने पड़ेंगे। पर अगर वो सबूत अप्रूव, अब अगर वो आगे, हमारे लिए तो एनसीईआरटी में आने चाहिए। जैसे पाकिस्तान में नई बुक में क्या डाल दिया, अभी जो ये वॉर नहीं हुआ है कि हमने हराया, तो अब वो हिस्ट्री बन गई उनके लिए। इट इज अ थॉट, इट इज अ फिलोसफी, वो एक फिलोसफी में है, उनके लिए वो सच है भाई। मैं ये देखो, अब हम जीते वो जीते, यहाँ पे कंटेक्स्ट नहीं है, सब्जेक्ट में है, उनके लिए वो जीते हुए है, हमारे लिए हम जीते हुए हैं, तो ये वॉर में चला जाएगा। तो ये फिलोसफीज है, इसमें सबूत है। तो उन्होंने सबूत दिया होगा कि हमने भाई एक आधा प्लेन गिरा दिया, उसी सबूत के आधार पर पूरी की पूरी किताब छाप दी उन्होंने, चैप्टर छाप दिया एक। तो ये ऐसे चलता है काम पूरा का पूरा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे आप इसमें, द लाइफ स्टेजेस या ओरिजिन ऑफ लाइफ, द लाइफ स्टेजेस स्लैश द ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट्स स्टार्ट्स इन सेनोजोइक, सेनोजोइक, इन इन दो एरो लगा हुआ, अब इन देखो, अब इसमें स्टेजेस आएगी, एक है आपके पैलियोजीन, PALEOGENE, पैलियोजीन, एंड नियोजीन, NEOGENE, पैलियोजीन एंड नियोजीन। अब ये जो पैलियोजीन और नियोजीन एरा है, ये आपकी लार्जली चलती है 66 मिलियन ईयर अगो से लेकर आपका 2.6 मिलियन ईयर्स अगो तक। MYA हम ऐसे करके लिखेंगे इसको। अब इधर ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी नहीं लगानी, तो लगानी हिस्ट्री। तो सबसे पहले सेनोजोइक में क्या आया? पैलियोजीन एंड नियोजीन। मैंने आपको क्या बताया, इस एरा में हमने क्या देखा? एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। इस एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस में हमने पहली बार होमिनिस को देखा, डैश अराइवल ऑफ होमिनिस, HOMINIS।
अराइवल ऑफ होमिनस, इस दोनों एरास के मिक्स में अराइवल ऑफ होमिनस। इस होमिनस से क्या बनेगा? ह्यूमंस। अब शुरू हो गया आपकी होमो सेपियंस, होमो होमो हो, अब चलेगा। तो लाइफ यहां से थी। अब आप इसको समझना, इंडिया में जो लाइफ है वो इस एरिया को, इस एज को बिलोंग करती है। कहां पे? नर्मदा पे। इतनी पुरानी लाइफ है। ये है न्यू हिस्ट्री। इससे पहले की जो हिस्ट्री थी, हमारी लाइफ बड़ी लेट आई थी। तो क्या हम अब आपको क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल इंटरव्यू में, कि भाई टेल मी, डिड लाइफ इन इंडिया स्टार्ट इन द सेम टाइम इन अफ्रीका और लेटर देन अफ्रीका? तो आप ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं बोलोगे नहीं सर ऐसा, तो आप बोलोगे कि सर विद द रिसेंट फाइंडिंग्स एंड विद द फाइंडिंग्स ऑफ नर्मेदियन हंथौरा, द लाइफ इन इंडिया started somewhere in the Paleogene or Neogene era, somewhere similar to that of Africa। तो हमारे साथ लाइफ अफ्रीका के साथ साथ ही चल रही है। इससे पहले उल्टा चलता था कि लाइफ अफ्रीका से आई है। तो ऐसे ऐसे करके आपको सिर्फ इंटरव्यू भी तो देना ही होगा। इंटरव्यू में तो नहीं है ना सिलेबस डिफाइन की कैलकुलेटिक है। ऐसे करके ये, अब यहां पर आप देखोगे सीनोजोइक में क्या, अब लाइफ कहां पर आ रही है? अफ्रीका में ही आ रही है। लेकिन अफ्रीका में आने का जो एक्सपेक्ट था वो क्या था? सवाना ग्रासलैंड्स। थोड़ा कनेक्शन बन रहा है आपको? सवाना ग्रासलैंड्स। अब सवाना ग्रासलैंड्स अगर आप देखोगे, वेन वी प्रेजेंटली स्टडी हिमाचल प्रदेश, जब आप हिमाचल प्रदेश में पढ़ोगे ये सब, आप कोल्स को पढ़ते हो, आप कोल्स को पढ़ते हो सुमेरियन ओरिजिन, मुंडा स्पीकिंग पीपल, डार्क स्किन्ड पीपल। वो किसकी बात कर रहे हैं आप? सवाना लाइक कल्चर। अब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं। ये कल्चर्स क्या है बेसिकली? कल्चर्स बेसिकली आपको माउंट्स में मिलेंगे, टीला। तो सबसे पहले नीचे क्या होता है आपके? बेड रॉक। उसके बाद क्या होता है? सॉइल लेयर, सी, डी, सी, बी, ऐसे। ऐसा नहीं है, ऐसा हमारे साथ तो नहीं है। हमारे पास क्या है? पेल्यूसीन। फिर क्या है? ऐसे से करके चलता है काम। हमारे कल्चर ऐसे बनते हैं। कल्चर इमेजिन करो, दिस इज हड़प्पन कल्चर, उसके ऊपर आया वैदिक कल्चर, इसके ऊपर आया आपके लेटर वैदिक कल्चर, फिर आया आपके पास जनपद कल्चर, ऐसे करके, ऐसे करके अभी क्या चल रहा है आपके? इंडिया। अब मैं एक्सकवेट करूंगा, ये आपका मेन टॉपिक है बेसिकली, इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको। ये एक्सकवेशन होगी, एक्सट्रैक्शन होगी। आपको साइट पता लगी? एक्सकवेशन दो टाइप से होती है, वर्टिकल डिगिंग, नीचे को हॉरिजॉन्टल डिगिंग। तो जो मेन डिगिंग होती है वो क्या होती है? वर्टिकल डिगिंग। ये आपका मेन टॉपिक है, ये आपके मेन सिलेबस, इसको हम कल करेंगे। तो मैंने खोदना शुरू किया। ये आपकी टॉप लेयर है सॉइल की, अभी टॉप लेयर ऑफ सॉइल, ह्यूमस। ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ हम क्या, बेड बॉर्डर। अब हमने खोदना शुरू किया, खोदते 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 मैंने यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स देखी, स्ट्राटास देखे। इसमें मैं क्या करूंगा? कार्बन डेटिंग, C14, पोलरिफिकेशन, बहुत सारी स्टडीज है अब। फिर मेरे क्या निकलेंगे? बहुत सारे लेयर्स ऑफ कल्चर। अब इमेजिन करो कि कहीं हिमाचल प्रदेश में GW लुइस को एक खोपड़ी मिली। कहां पर? नालागढ़ के पास। उस नालागढ़ की खोपड़ी को जब उसने देखा, कार्बन डेटिंग, क्योंकि हमारी बॉडी कार्बन को एब्जॉर्ब वगैरह करती है, C14 आइसोटोप। जब हमने उसको देखा तो हमको क्या लग रहा है पता? कि भाई ये जो खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी कहाँ की है? कुछ पता नहीं है। पर अगर ये यहां मिली है ना, तो या तो यहीं के होंगे या माइग्रेट हुए होंगे। फिर उसको कंपेयर करना शुरू किया स्टडीज के साथ, फिर देखा कि ये जो खोपड़ी के जो रेडिएशन है कार्बन डेटिंग C14 से, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ पीपल ऑफ पैलियोलिथिक एरा। और पैलियोलिथिक एरा, फिर देखा, अरे ये तो सेम खोपड़ी मुल्तान में मिल रही है पाकिस्तान में, अरे ये तो सेम खोपड़ी कहाँ मिल रही है? इथोपिया में मिल रही है। अच्छा, मतलब अगर क्रैडल ऑफ अर्थ अफ्रीका है, तो शायद ये बंदा, इसके पूर्वज इथोपिया से पहले पाकिस्तान आए होंगे सोहन कल्चर में, और वहां से कहां माइग्रेट कर दिया इन्होंने? नर्मदा में। लेकिन
ये जो पूरा की पूरा सिविल, फिर ये कहाँ पहुंच रहे, फिर मुंडा में, मतलब छोटा नागपुर में सेम मुंडी मिल रही है। तो एक जर्नी पता लगी बंदे की, अफ्रीका से कहाँ, सोहन वैली, आपका मुल्तान वगैरह, वहां से शिवालिक्स, और वहां से छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब लग रहा है पता कि भाई द ओरिजिनल क्रैडल वॉज अफ्रीका, एंड दीज पीपल आर बेसिकली, अब ये आए कहां से थे, अफ्रीका से, इसलिए दीज आर सुमेरियन ओरिजिन। और ये लैंग्वेज क्या बोलते हैं, मुंडा, सिमिलर टू अफ्रीकन। वो देखे ना, ऑल द बेस्ट, मिम्बासा रिम्बोचे, हरम्बा हरम्बा, ये है इनका। क्योंकि पीपल विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग ऑल्सो। ये एवोल्यूशन है। अब मेरे को, अब मैंने ऐसे करके देखा, और मेरे को लग गया कि आपके बिल्कुल बगल में शेर है, आपको पता ही नहीं है। अब मैं कोशिश करूंगा चिल्लाने की, मैं प्रेशर डालूंगा अपने गले में, कुछ साउंड निकालूंगा। फिर मैंने साउंड निकाली। अब मेरी साउंड मफल्ड साउंड थी, कि बाग ऐसे करके। फिर अब कैसी साउंड है, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग। सो दिस इज हाउ ब्रेन विल डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज इन योर माइंड। रैशनलाइजेशन सही क्या है, गलत क्या है। अब मैं इतना, अब देखो ना, इसमें रैशनलाइजेशन तो है। अफ्रीका से ये पैदल पहुंच रहा है कहाँ, शिवालिक्स, मतलब इसने सरवाइव किया है। इसमें क्या है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। यही सबसे बड़ी कला है ह्यूमन की, एक्सकेपिज्म। और इस एस्केपिज्म को एक थ्योरी रिफ्यूट करती है, वैष्णविज्म, कि मनुष्य को अपने दुखों का क्या करना चाहिए, सामना। पूरा का पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन को काउंटर करता है वेदिज्म। और उसको काउंटर करेगा कौन, बुद्धिज्म, चार्वक्य थ्योरी और जैनिज्म, कि लाइफ इज एंडलेस, चलता रहेगा काम, हमको मोक्ष पाना है। ये मतलब अगर आप इसको कनेक्शन बिठा लोगे ना, आपको पता है कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। वीरभद्र की मूर्ति, ये इतना जरूरी क्यों है, वीरभद्र की मूर्ति लगाना क्यों जरूरी था, मैंने आपको बहुत बार क्लास में बताया है। क्योंकि जो अगली जनरेशन है, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे सिर्फ किसको जानेंगे, सुक्खू को और जयराम जी को, वो वीरभद्र को भूल जाएंगे। इसीलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे अभी ऊपर झंझेड़ी में बाढ़ आई, तो थर्ड एडी सेंचुरीज की वहां पर क्या मिली है, बावड़ी। मैं तो वहां पे गया, मैंने फोटो खींची। अब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट तो पढ़नी नहीं आ रही, लेकिन जितना हमने आइडेंटिफाई किया, इट बिलोंग्ड टू अ कल्ट नोन एज शिविज्म। तो मे बी योर मंडी एट दैट टाइम, वो जो पोर्शन था थोड़ा सा है, इट वुड बी अ पार्ट ऑफ कुनिंदा। और कुनिंदा किसके फॉलोअर्स थे, शिविज्म के। टाइम पीरियड क्या था, 3 AD। क्योंकि आपका जो कुनिंदास थे वो कहां तक फैले हुए थे, मंडी तक, उस उससे ऊपर था आपके कुलूटा। तो इससे आपको पूरा का पूरा क्या लग रहा है पता, स्टोरी। अब उसको चले भेज दिया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास, कि करो क्या, कार्बन डेटिंग वगैरह इसकी। है वो शिविज्म। कुलूटा में तो नहीं था शिविज्म, कुनिंदा और उडुमरा में था। उडुमरा तो बड़ा ही परे रह गया, सिर्फ क्या रह गया इधर, कुनिंद। तो कुनिंद का पार्ट था वो कभी मंडी। और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कि मंडी शिमला सोलन किसके पार्ट थे, कुनिंद के। तो यहाँ पे रेफरेंसेस निकल सकती है। हिस्ट्री से आपके दिमाग तेज हो जाता है, बस मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मुझे, मेरे को बाकियों से तो नहीं इतना लगता, बट मेरे को लगता है कि हिस्ट्री सोशियोलॉजी से आपके दिमाग तेज हो सकता है। बस रेफरेंसेस आपको निकालने आनी चाहिए। तो हमने देखा कि समहाउ जो होमोनिस, बैक टू द टॉपिक, होमोनिस था, ये कैसा था, सवाना लाइक कल्चर में ये बिलोंग करता था। और सवाना लाइक कल्चर आपको कहां देखने को मिलेगा, इन द, मतलब इंडिया में कहां देखने को मिलेगा, गंगा और इंडस वगैरह के पास। तो उसको होमली फीलिंग आई है, कि मैं वहां से आया, मैं वहीं जाऊंगा। तो इसलिए वो इधर ही बसेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे आप इसी में, however, however, the history as a subject, however, history as a subject begins with Paleocene, Pleistocene, Paleocene, and Holocene periods. Paleocene and Holocene periods डैश। अब देखो, अब इससे पीछे क्या था, नियोजीन। अब नियोजीन से अगला जो पीरियड आ रहा है, वो आ रहा है पीलियोस्टीन। अब यहां पर होमोनिस होमिनिस डेवलप होना शुरू हुआ। अब आस्ते आस्ते किस एज में जाएगा ये, आइस एज। इसको दोबारा क्या करना है अब, सर्वाइव।
ये अगर इसको सरवाइव करना है तो ये कहाँ जाएगा? अब इक्वेटर्स के आसपास भटकना शुरू करेगा और दोबारा से आइस एज से कहाँ निकलेगा? आइस एज से बाहर। तो जब आपसे नेचर ही इतनी मेहनत करवा रही है तो किसका एवोल्यूशन हो रहा है यहां पर? ह्यूमंस का। किसका एवोल्यूशन हो रहा है यहां पर? ह्यूमंस का। तभी तो बोलते हैं कि शायद, बोलते हैं जो आग है ना, आग, अब बर्फ आ गई, अब आग से बचने के, अब बर्फ से बचने के लिए इधर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? फायर का डिस्कवरी या फायर का कंट्रोल। क्योंकि उसको पता लग चुका था कि कुछ है आग, क्योंकि होमिनिस में, होमिनिस का मतलब क्या है? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का आना। बेसिकली मैं रॉ या क्रूड फॉर्म में बोलूं, ये हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखेंगे आप, डैश, इन द पीलियोस्टीन एरा, इन द पीलियोस्टीन एरा, डैश, 2.6 मिलियन ईयर, 2.6 मिलियन ईयर से लेकर आपके 12,000, 12,000 बीपी, 12,000 बीपी, ब्रैकेट में लिखेंगे आप। अब आपको मैं कोई चीज बता रहा हूं, 9,700 बीसीई, 9,700 बीसीई, ये क्या है? अब बीपी इज इक्वल टू बिफोर प्रेजेंट, और व्हाट इज बीसीई? बिफोर कॉमन एरा, विच मींस इट इज बीसीएडी वाला। ये डिफरेंस क्या है? हिस्टोरियंस ने एक फॉर्मूला निकाला है, जब भी हम बीसी को, बीसी ईयर को हम लेते हैं कंसिडरेशन में, उसमें हमको अराउंड 1200 ईयर क्या करने पड़ते हैं? प्लस। समझ आया? जब भी हम बीसी को लेते हैं ना, हम कैसे पढ़ रहे हैं आज तक? 1000 बीसी। लेकिन अगर मेरे को आज का समय गिनना है ना, आज से गिनना है, तो इसमें मैं कितना प्लस करूंगा? 1200। तो ये कितने साल पुरानी बात है अब? 2200 साल पुरानी बात। नहीं समझ आया? इसको छोड़ो आप अभी, इसको छोड़ो, इसमें बीच में मिसिंग ईयर्स है, हिस्टोरियंस है, फिर ये, फिर हमारा टॉप, मतलब आपको मैं ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कई जगह आपको क्वेश्चंस में क्या लिखा होगा? बीपी। तो आपने बस उसका रोकना कि हम उसमें 1200 प्लस माइनस करें। जैसे यहाँ पे हमने 1200 माइनस कर दिए तो मेरे को एक सेंचुरी मिल रही है। हमने सेंचुरीज निकालनी है बेसिकली यहाँ पे, इसको इतना सीरियस ना लो आप। बस आप इतना रखो कि एट प्रेजेंट, मतलब बिफोर प्रेजेंट से, जब मैं बीसीएडी करता था ना, तो मेरे बीच में कुछ 0 ईयर्स थे, कुछ ईयर्स मेरे मिसिंग है। ये थोड़ा हिस्टोरिकल और रिलीजियस और साइंटिफिक एक्सपेक्ट है, फिर ये एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा यार, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। यहां पर मैं अराउंड 1200 सालों को प्लस करूंगा, बस ऐसे करके सोचो इसको। तो कई जगह बुक्स में, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, कई जगह बुक्स में 12,000 बीपी लिखा है, और कई जगह बुक्स में क्या लिखा है? 10,000 बीसी। तो मैं क्या ऐड कर रहा हूं? 1200 या 2000, ये अब सब्जेक्टिव है टू हिस्टोरियन, बट ये कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। बीपी एंड, बीपी एंड बीसी, बिफोर प्रेजेंट एंड बिफोर क्राइस्ट, कैन नेवर बी इक्वल। ये हमेशा डिफरेंस रहेगा। तो आप बुक्स पढ़ोगे या नोट्स पढ़ोगे तो याद रखना कि जब भी कहीं बीपी लग गया, जब भी कहीं बीपी लग गया, और अगर आप उसको बीसी में ले जाना है तो -1200 कर लेना, और अगर एडी में ले जाना है तो +1200 कर देना। ये इसलिए है ताकि आपको एक, मतलब हिस्ट्री में डिफिकल्टी ना हो। बाकी छोड़ो, हम फिर हम इसको क्लास के बाद डिस्कस करेंगे कि एंगल क्या था, क्योंकि ये आपकी डिबेट्स है और ये हमारी डिबेट्स नहीं, एंथ्रोपोलॉजी और वगैरह की डिबेट्स है ये। बस ये है। तो अगर नोट्स में या किसी बुक में आप बीपी पढ़ते हो और आपको टाइम उसको ले जाना है बीसी में, तो -1200। ये इंडियन है, लेकिन अगर ब्रिटिशर्स है वो 2000 करते हैं ऐड और प्लस। प्रिकर्शियंस हिस्टोरियंस है जो अभी आ रहे हैं, वो 1800 प्लस माइनस करते हैं। जो आप समझ रहे हो ना, वो समझ रहे हो एट प्रेजेंट। जो हमारा ये हिंदू शाका शुका, वो नहीं, वो भी है, वो अभी नहीं है। ये एक जनरल थ्योरी के ऊपर हम बिल्ड कर रहे हैं बस। अगर कभी आपको नोट में आएगा तो अगर डाउट होगा तो मैसेज वगैरह कर देना ऑनलाइन भी, ठीक है ना?
तो ये कुछ बुक्स में ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो हमने 1200 को जैसे तैसे जितना भी था हमने माइनस कर लिया, ये हम देखेंगे बाद में। अब इसमें क्या है, डैश होमिनिन एवोल्यूशन, इसमें क्या हो रहा है, होमिनिन एवोल्यूशन विद विद डिस। अब समझ आया मैंने को क्या बोला, कि भाई ये जो प्लीस्टोसीन एरा था, इसमें आइस एज आ रही है, तो मैं एक जगह रहूंगा कि मेरे को बर्फ में जम जाऊं, होमो हाइपोथर्मिया से मर जाऊं, मैं सरवाइव करूंगा। तो सरवाइव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुश्किल जगहों से क्या जाऊंगा, डिस्पर्स, कहां को आऊंगा, मैदानों में। तो इस प्लीस्टोसीन एरा में दो चीजें हो रही है, एक तो मैं सर्वाइवल, तो दोबारा से एवोल्यूशन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, डिस्पर्सल इज इक्वल टू, लिखो डिस्पर्सल इज इक्वल टू, डिस्पर्सल इज इक्वल टू होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस एंड निएंडर, NEANDER, निएंडर थल्स। जो पहली बार सुन रहा है, निएंडर थल्स, निएंडरथल्स। पहले क्या आया, पहले इरेक्टस आया, फिर निएंडरथल्स आए, गिविंग वे टू होमो सेपियंस, गिविंग वे टू होमो सेपियंस। अब क्या आएंगे इसके बाद, होमो सेपियंस। अभी चल रहे हैं होमो सेपियंस सेपियंस ऐसे करके, देखो। तो पीलियोस्टीन एरा में मैंने अरे परे जाना शुरू किया, एक एरेक्टस बना, एक निएंड्रल बने। ये हमारे पास आए नहीं है, ये जाएंगे फ्रांस, टुवर्ड्स यूरोपियन साइड। ये हमारे पास आए हैं। तो दो मेन होमोनिन्स थे, एक थे कौन, इरेक्टस, और एक थे कौन, निएंड्रल्स, ऐसे करके समझो आप इसको। ये जाएंगे कहां, अफ्रीका से इधर को, और इरेक्टस कहां को आ जाएगा, भारत को। तो प्रीलिम्स के लिए डाटा है, या आपके मेंस के लिए डाटा है, ये पढ़ते हैं आप। क्या निएंड्रल्स भारत में मिलते हैं, नहीं, सीधा क्या मिलता है, इरेक्टस। तो ऐसा भी कहा जाता है, दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर एंड हु वॉन, निएंड्रल्स। इसलिए इनको यूरोप, इसी के ऊपर तो हिस्ट्री का बेस है, कि यूरोपियंस आर सुपीरियर, निएंडर्स आर सुपीरियर टू द इरेक्टस। एंड इरेक्टस कौन है, इंडियंस, और निएंडर्स कौन है, यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स, कॉलोनाइजर्स। तो हमने तुमको पहले भी हराया, हम दोबारा आ गए तुम्हारे पास। दिस इज हाउ हिस्ट्री सेट्स इटसेल्फ। तभी मैंने बोला कि हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम द पीलियोस्टीन एरा। अब समझ आया, कॉलोनियल हिस्टोरियंस क्या बोलेंगे, कि भाई लाइव बनाई है निएंडरल्स ने, हमने यूरोप से, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट एग्जाम्पल। नेशनल हिस्टोरियंस क्या बोलेंगे, कि मान लिया हमारे पास निएंडर नहीं मिले, लेकिन हमारी जो लाइफ है ना, वो एक्चुअली में कब की स्टार्ट हुई है, इससे भी पहले की। याद करो जो हमने किया था, नर्मदा वाला मैन, वो तो बहुत ही पहले चले गए ना हम, उसको रिफ्यूट करते हैं हम। विंसेंट ए स्मिथ ने जो किताब लिखी 1904 में, उसमें उसको रिफ्यूट करेगा कौन, बाल गंगाधर तिलक। फिर एक और बंदा उसके ऊपर किताब लिख देगा, क्या, बड़ी फेमस है, होमो, होम रूलिंग मूवमेंट के टाइम आई थी वो किताब, उसका केस भी हुआ था। फिर तिलक लंदन गए थे, फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट, इंडियाज अनरेस्ट ने किताब लिखी थी। तो ये तीन किताबें साथ साथ चलती है। पहले स्मिथ की कौन सी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पहली किताब है ये। उसको चैलेंज कौन करेगा, बाल गंगाधर तिलक। उसको चैलेंज कौन करेगा, आपका इंडियाज अनरेस्ट की किताब। फिर वो केस वगैरह होता है, फिर होम रिलीफ छोड़ के, देखो आप कहाँ की बात कहाँ जुड़ी, और उसने हमारी मूवमेंट ही स्पॉइल कर दी। तो हिस्ट्री ऑप्शन वाले आंसर जब लिखेंगे तो थोड़ा उसमें वजन होना चाहिए। लिटरेरी सोर्सेज है बेसिकली ये। तो लिटरेरी सोर्सेज हैव नॉट ओनली टोल्ड अस अबाउट व्हाट एंशिएंट regimes but have shaped our movements also. एग्जाम्पल, विंसेंट ए स्मिथ, बाल गंगाधर तिलक, एंड मैं उसका नाम भूल गया जिसने वो किताब लिखी थी, कोई हेल्प कर सकता है,
किसने किया था उन पे, वैलेंटीन चिरोल की किताब इंडियाज अनरेस्ट। तो ये तीन किताबें आपका एक मूवमेंट शेप करती है, कौन सी, होम रूलिंग मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट। तो लिटरेरी सोर्सेज का हमने एक वर्जन क्या देखा है कि पास्ट का पता लग रहा है, लेकिन उससे हमारी मूवमेंट शेप हो रही थी। तो ऐसे ऐसे करके हम इसमें रेफरेंसेस निकालेंगे। मैं आपको ये इसलिए बताया क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री का सेटअप हो रहा है, यूरोपियंस आर सुपीरियर, इंडियन आर सुपीरियर, वो कब सेटअप हो रहा है ये। तो यही नेंथरल्स बाद में क्या बन जाएंगे, इमेजिन करो, आर्यंस, और ये क्या बन जाएंगे, नॉन आर्यंस। इमेजिन करो ऐसे करके सेटअप हो रहा है काम। बस फिर ये इनका वॉर चलेगा, दशग्रह युद्ध या सांबर और कोल, वो सेटअप हो गया, ट्राइब्स, आर्यन। बस ये फिर यही है, ह्यूमन एवोल्यूशन है बेसिकली, ठीक है ना। इसी में नेक्स्ट लिखेंगे, इन द होलोसीन, इन द होलोसीन डैश पोस्ट आइस एज, पोस्ट आइस एज 1900 BCE टिल प्रेजेंट, 1900 BCE टिल प्रेजेंट, ये हमारी हिस्ट्री की टाइमलाइन है। अब जो ज्योग्राफी ऐड करोगे तो बहुत कुछ आ जाएगा बीच में, हमने कॉम्प्लिकेट नहीं किया। हमारे लिए सर्वाइवल कब हो रहा है, लास्ट सर्वाइवल, लास्ट आइस एज का बारी है 1900 BCE के आसपास, मतलब समवेयर अराउंड योर 12,000 साल बिफोर प्रेजेंट, ऐसे करके, नहीं ऐसे करके। तो ये रेफरेंसेस है हमारी यहाँ पर थोड़ी बहुत। हमने ज्योग्राफी की टाइमलाइन नहीं पढ़नी यहाँ पर, हम हिस्ट्री की टाइमलाइन पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में दो ही एराज है, एक है पीलियोस्टीन, दूसरा है होलोसीन। इसी में ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है, मतलब इसमें क्या है अब, होमो इरेक्टस, नेथरस, होमो सेपियंस वगैरह सब है इसमें। बाकी आप जो ज्योग्राफी पढ़ते हो उसमें तो बहुत सारे एजेस आएगी ना आपकी, क्वार्टरनरी पीरियड भी आ जाएगा भी कुछ टाइम में, वैसा नहीं है हमारा। हमारे पास दो ही है, सीधा प्रेजेंट खत्म। इसमें क्या हो रहा है, इसमें लिखेंगे डैश द वार्मर एंड स्टेबल कंडीशंस, द वार्मर एंड स्टेबल कंडीशंस इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखा रहा हूं क्योंकि हमारा मेन नहीं है, क्या हो रहा है, इज इक्वल टू रिवर्स ग्रासलैंड्स, रिवर्स ग्रासलैंड्स, रॉक्स, मेटल्स, रिवर्स ग्रासलैंड्स, रॉक्स, मेटल्स, डैश एग्रीकल्चर, डैश एग्रीकल्चर। अब दो चीजें थी, इसको थोड़ा सा समझना आप। इससे पहले का जो एरा है, पीलियोस्टीन एरा, उसमें टफ कंडीशंस है, आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, इसीलिए यू आर डिस्पर्सिंग हेयर एंड देयर, यू आर माइग्रेटिंग हेयर एंड देयर, विच मींस यू विल नॉट हैव अ परमानेंट सेटलमेंट। यहां पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं होगी, आप गुफाओं में रहोगे आग जला के, फिर जब वहां पे बर्फ आ जाएगी फिर और जाओगे कहीं, मतलब आप यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड, टूरिस्ट हो आप, अभी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। पर आपने सरवाइव किया, जैसे ही आपने सरवाइव किया, जैसे ही आपने सरवाइव किया, यू एंटर्ड इन द होलोसीन एरा, ग्लेशियर्स पिघले, नदियां आई, थोड़ी थोड़ी आग लगी, फॉरेस्ट फायर्स, मॉनसून्स के कुछ कंटेक्स्ट आए, एग्रीकल्चर लैंड्स डेवलप हुए, रॉक एक्सपोज हुए। अब जैसे ही रॉक एक्सपोज होने शुरू हुए, एग्रीकल्चर वगैरह, सॉइल एक्सपोज हुई बेसिकली, मेटल्स मिले आपको, जैसे कॉपर मिल गया, आयरन मिल गया, आपको एग्रीकल्चर शुरू हुआ। अब क्या आपको अरे परे जाने की जरूरत है, नहीं है, इसीलिए यू विल हैव अ परमानेंट सेटलमेंट, यू विल हैव अ परमानेंट सेटलमेंट। अब इस परमानेंट सेटलमेंट को हम प्यार से क्या बोलते हैं, अब कम्युनिटी लाइफ, यू विल कॉल इट कम्युनिटी लाइफ। और इस कम्युनिटी लाइफ को हम प्यार से क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशंस, वी कॉल इट सिविलाइजेशन। तो अगर आप इसको देखोगे, इट इज वेरी सिंपल। ये वाला जो एरा था, कौन सा, होलोसीन वाला एरा था, यहां पर सेटलमेंट वगैरह हो रही है, ये कौन सा है, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड बियॉन्ड, आईवीसी, ऋग्वेद वगैरह 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 वगैरह। ये है जीएस वाली क्लासिफिकेशन, मीजोलिथिक वगैरह।
हम अभी ऑप्शनल पढ़ रहे थे, ऐसी क्लासिफिकेशन है इधर। और इससे पहले क्या था, पीलियोस्टीन, वहां पर क्या था, पैलियोलिथिक। तो अगर आप इसको जीएस वाली हिस्ट्री में डालोगे, जो हमारा पैलियोलिथिक है, इट स्टार्ट फ्रॉम 2.6 मिलियन ईयर्स अगो टिल लार्जली योर 10,000 बीसी। ऐसे पढ़ते हैं हम पैलियोलिथिक एज को। इस पैलियोलिथिक एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर, अपर और मिडल। इसके नोट्स में आपको दे दूंगा, ये हम नहीं कर रहे अभी, क्योंकि ये अब हमारा सिलेबस नहीं है स्टोन एज। हमारा सिलेबस कैलकुलिथिक से शुरू है। तो कैलकुलिथिक से शुरू है मतलब अब इस पैलियोलिथिक के बाद क्या आया मेरा, मीजोलिथिक। इसमें मेरे टूल्स छोटे हो गए, शार्प हो गए, ट्विन ब्लेड्स हो गई। इससे आगे क्या आया मेरा, न्यूलिथिक। इसी न्यूलिथिक में क्या शुरू हो रही है, आईबीसी, अर्ली फेज। लेकिन हम जीएस में क्या पढ़ते हैं कि वो तो कैलकुलिथिक में शुरू हो रहा है। कैलकुलिथिक में कौन सा फेज है, मैच्योर फेज, ऐसे करके। फिर इसका डिक्लाइन होगा, उतने में क्या कौन आएंगे पीछे से, आर्यंस। तो हम ये थोड़ी सी टाइमलाइन भी है, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको कंप्लीट, हाँ जी, जैसे ये प्लीस्टोसीन और होलोसीन है ना, हाँ जी। तो जो पेलियोलिथिक है, ये इसके जो तीन है, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, ये कैसे डिवाइड कैसे इन दोनों में? ये हुए हैं ऑन द स्टडी ऑफ रॉक। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया समझ गया। देखो, हमारी जो लाइफ है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, वो सिनोजोइक में आती है। सिनोजोइक में आती है, उसमें से हमने 4 एरास पढ़ी। पहली 2 न्यूजीन वगैरह छोड़ो आप। उसके बाद आई आपकी कौन सी, पीलियोस्टीन, पीलियोजोइक, और ये आपका सेनो, सॉरी, होलोसीन। प्लिस्टोसीन और होलोसीन। होलोसीन और प्लिस्टोसीन, यहां पर आता है आपके पैलियोलिथिक एज, पूरी पूरी पैलियोलिथिक, अपर मिडल और लोअर। और जो होलोसीन है, होलोसीन में आता है आपका मीजोलिथिक, नियोलिथिक, आईवीसी, ऋग्वेद, जनपद, महाजनपद, टिल प्रेजेंट। ये हिस्ट्री की डिविजन है, ये है आर एस शर्मा, बाय आर एस शर्मा की डिवीजन है ये, ठीक है ना। तो वील जस्ट रेफर टू आर एस शर्मा हेयर ओनली, हम ही नहीं जाएंगे, समझ आ गया ना। तो जो हमारा पीलियोस्टीन एरा था, आइस एज, उसमें क्या चल रहा है आपके, पैलियोलिथिक एज। और जो होलोसीन है, उसमें क्या चलेगा हमारे, पोस्ट पैलियोलिथिक। अभी जो लिथिक है ना, लिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मिजोलिथिक, ये क्यों डिवाइड किया हमने, क्योंकि हमने पत्थरों को स्टडी किया। तो पत्थरों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन ऑफ, लिथिफिकेशन की स्टडी। तो पैलियोलिथिक क्या हो गया, पहले जो रॉक्स थे उनका, कॉर्जाइट रॉक्स बेसिकली, उससे लग रहा है पता कार्बन डेटिंग से अब। तो ये वाला जो होता है, ये होता है जीएस का पार्ट हमारा, जो हम जीएस में करते हैं क्लासिफाई इसको। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ओनली 2 एराज है सेनोजोइक में, पीलियोस्टीन, होलोसीन। होलोसीन में हमारी क्या बैठ रही है, सिविलाइजेशन। एंड व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट सिविलाइजेशन, आईवीसी। और आईवीसी को हम कैसे देखते हैं कि इट इज समहाउ रिलेटेड टू योर कैल्कोलिथिक पीरियड, इसलिए हमारा सिलेबस कहां से शुरू होता है, कैल्कोलिथिक पीरियड से। ये डिवीजन ये है बेसिकली, समझ रहे ना कैलकुलस से क्यों स्टार्ट किया हमने सिलेबस, क्योंकि जो फर्स्ट सिविलाइजेशन बनी हमारी, इससे पीछे का जो सोर्सेज है, दैट इज प्री दैट इज प्री हिस्ट्री। उसमें फिर अब डिबेट्स, डिस्कशंस है। ये तो आपका प्रोटो चला गया अब, क्योंकि आपकी सिर्फ स्क्रिप्ट आ चुकी थी, बस हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। फिर तो अब हमारे अब एक और डिवीजन है हिस्ट्री का, एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न। ये है पोस्ट वैदिक पीरियड। ये है आपका वैदिक पीरियड। जैसे लेटर वैदिक पीरियड शुरू होगा ना, आपके एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री भी आपके बेसिकली क्या हो जाएगी, थोड़ी सी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हमको यह समझ आना चाहिए कि हमारा सिलेबस कैलकुलेटिव पीरियड से क्यों शुरू हुआ। वाई, बिकॉज वी आर रेफरिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट मेन सिविलाइजेशन, क्योंकि वी टॉक अबाउट सिविलाइजेशन। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये भी आपको मैं अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख, ये क्या किया मैंने, अच्छा सॉरी, एक मिनट रुकना, ठीक है ना। वील टेक द रेफरेंस फ्रॉम दीज, ये। तो ये बात कर रहा हूं मैं आपको, देखो बेसिकली मैं क्या बात कर रहा हूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री, है ना, वी स्टार्ट फ्रॉम पैलियोलिथिक पीरियड। लेकिन अभी मैंने आपको ऑप्शनल लेवल पे क्या बताया कि ये कौन सा पीरियड है, पीलियोस्टीन पीरियड फ्रॉम
2.6 मिलियन ईयर्स टू 9700 BC। आ गया ना सारा पैलेलिथिक, सारा पैलेलिथिक कवर हो गया। फिर मैं बात कर रहा हूं मीजोलिथिक एंड न्यूलिथिक। अब टाइम पीरियड देखो आप, 10,000 BC। लेकिन अगर आप इसको डालोगे होलोसीन में, तो होलोसीन में भी ठीक बैठ रहा है ये 9000 BCE से टिल प्रेजेंट। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें जैसे न्यूलिथिक पहुंचते देखो, व्हील डिस्कवरी। आप क्या कर रहे हो, आप एक विलेज में आ रहे हो। कम्युनिटी कहां पे रहेगी, विलेज में। कम्युनिटी विल लिव इन द विलेज, ठीक है ना। कम्युनिटी विल लिव इन द विलेज। कम्युनिटी क्या करेगी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करेगी, कैटल रियरिंग करेगी। अगर इससे पहले अगर आप देखोगे, देखो टूल्स मेड अप ऑफ लाइमस्टोन, फायर, इसको फायर वॉज डिस्कवर्ड, ऐसा नहीं है, ये जीएस है। ऑप्शनल में क्या था, फायर वॉज, बार बार बोल रहा हूं मैं, फायर वॉज कंट्रोल्ड। फायर वॉज कंट्रोल लिखेंगे हम। जब जीएस करते हैं तब प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए फायर की डिस्कवरी है, लेकिन हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं फायर को। डिस्कवरी तो हो चुकी है भाई, तभी तो वो भाग चुके थे ग्रासलैंड से। आज जब आग लगी नेचुरल फैक्टर से, जैसे फॉरेस्ट फायर लगती है, ठीक है ना। फिर हम क्या देखते हैं कि फिर ये जो टाइम पीरियड है ना, अब इसको देखो आप, 2700 से 1900। नाउ कैलकुलेटिक पीरियड हमारा सिलेबस है, उससे पीछे आपको क्या देख रहा है, आईबीसी। लेकिन अब आईबीसी को जब ऑप्शनल में पढ़ोगे, इट स्टार्ट समवेयर अराउंड 3300 BC, फर्स्ट फेज। फिर जो ये है मैच्योर फेज, मेन फेज। फिर आएगा लेट फेज 1900 से 1300। तो आईबीसी की भी 3 फेजेस पढ़ेंगे हम। तो मुझे समझ आ रहा है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं न्यूलिथिक एरा, जो न्यूलिथिक एरा है, इसमें एक ईयर आ रहा है बीच में, कौन सा, 3300 BC। 8000 से 2000 BC के बीच क्या आ रहा है, 3300 BC। तो कहीं ना कहीं जैसे न्यूलिथिक पीरियड कब शुरू हो रहा है, 8000 से 2000 तक जा रहा हूं ना मैं, इसके बीच एक पीरियड कौन सा है, 3300 BC। इसी में मेरा क्या शुरू हो जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जो ये ट्रैक्शन गेन करेगा, पॉपुलर होगा, पूरे न्यूलिथिक को रिप्लेस कर देगा, एक अर्बनाइजेशन, इसकी जो अर्बनाइजेशन होती है, इसकी जो अर्बनाइजेशन होती है, इसकी अर्बनाइजेशन कब होगी, 2700 में। इसीलिए आईबीसी जो हम मेन जीएस में पढ़ते हैं या प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, वो कौन सा पढ़ते हैं, ये। अब हम ऑप्शनल में क्या देखेंगे, हम ऑप्शनल में देखेंगे कि जब ये आए अफ्रीका से, दे मूव फ्रॉम माकरन कोस्ट। यहां पर आपको एक पोर्ट आएगा पाकिस्तान में, कोट जी, सुखदा गंदौर, वो सबसे पहले बन गया। ये है अर्ली फेज, कहां तक, लुथल उथल तक। यहां पे इतनी रिवर्स नहीं है, अगर है तो इतनी ज्यादा फर्टिलिटी नहीं है। तो वेयर विल आई मूव, अब यहां पे है विंध्याचल रेंजेस, यहां पे तो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं ना, तो मैं नीचे तो नहीं जाऊंगा, मैं कहां को जाऊंगा, ऊपर को, इंडस वैली के पास, मतलब इंडस के घाटियों में जो फर्टाइल है। अगर पंजाब एग्रीकल्चर बंद कर देना तो इंडिया बर्बाद हो जाएगा। तब यहां पर क्या आएगा, मैच्योर फेस। अब इस पंजाब में क्या मिलेगा आपको, मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ऐसे ऐसे करके। फिर ये डिसमेंटल होंगे दोबारा, क्योंकि आर्यंस आएंगे। जब ये डिसमेंटल होते हैं 1900 के बाद, तो ये अपने आप को 5 ब्रांचेस में टूटेगा, ये हड़प्पा। कितनी ब्रांचेस में टूटेगा, 5 ब्रांचेस में टूटेगा। इसमें से एक ब्रांच कहां जाती है, कश्मीर, काशगिर, इसके साथ थोड़ा हिमाचल प्रदेश भी रहेगा इसमें, शिमला शिमला। तभी तो आपको हिमाचल के कुछ गांव जैसे निरमंड हो गया, क्या देखने को मिलेंगे, ड्रेनेज पैटर्न्स सिमिलर टू दैट ऑफ हड़प्पा, 90 डिग्री वाले। फिर आधा जाएगा कहाँ को आपको, सेंट्रल इंडिया की तरफ, मतलब आपके गंगा वगैरह। फिर ये उसमें मिक्स हो जाना शुरू हो जाएंगे, मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, आधे मर जाएंगे। जैसे मरे फिर क्या बन गया आपका, मोहनजोदारो, मुर्दों का टीला। और आधे माइग्रेट हो गए, तो 5 भागों में टूटेंगे ये। क्यों टूटेंगे, क्योंकि या तो फ्लड आया होगा, या अर्थक्वेक आया होगा, या तो वॉल्केनो फटा होगा, या आर्यंस आए होंगे, या ड्रॉट आया होगा, या स्टिफ कंपटीशन हुआ होगा। ये सारी क्या है अब आपकी थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन। लेकिन हम इसे एक स्टेप आगे जाते हैं, ऑप्शनल में हम क्या पढ़ते हैं, कैसे ये टूटे और कहां कहां गए। क्योंकि इस रेडिएशन से आपको क्या मिलेगी, वैदिक एज, ऐसे करके। तो कैलोथिक पीरियड तो चल ही रहा है, फिर आपका आयरन एज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे आयरन एज जो है मेन, दैट इज द, ये आपका अराइवल ऑफ आर्यंस बेसिकली,
और इसी में आप देखोगे, मैंने आपको टाइम क्या बताया कि 1300 को ये पूरा क्या हो जाएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन कब खत्म होता है आपके आयरन एज में, या आपके फिर प्री या अंडरस्टैंडिंग के लिए है टॉपिक्स, ठीक है ना। तो ये वाली पीपीटी भी मैं आपको भेज दूंगा, इसमें पूरी टाइमलाइन है। फिर आपके मौर्यन एम्पायर संगम, अब इसके पैरेलली संगम चल रही है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन साउथ में नहीं पनपा, वहां पर सीधा क्या शुरू हो जाएगा, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, मेगालिथिक पीरियड। ये भी अगर आप देखोगे कब से शुरू हुआ है, न्यूलिथिक के आसपास से। यहाँ पे न्यूलिथिक के बाद सीधा क्या जाता है, मेगालिथ। इतने बड़े बड़े पत्थर, और वहां पे बड़ा क्या है ऐसे, मतलब बरियल्स हो रहे हैं, ऐसे से चक्कर है इसमें, मतलब बेसिकली। तो पोस्ट संगम आपके कालबराज वगैरह हम पढ़ते हैं। फिर आपका साथ में आपका गुप्ता चल रहा होगा, ठीक है ना। तो जब संगम एज एंड हो रही है, उधर क्या, सेंटर में क्या हो रहा है आपके, गुप्तास आ रहे हैं बेसिकली। फिर ये ऊपर को एक्सपैंड करेंगे, दे विल एक्सपैंड फ्रॉम सेंटर टू द नॉर्थ। साउथ को नहीं जाएंगे, साउथ को तो वैसे ही खतरनाक बंदे थे नीचे। अब नीचे क्या शुरू हो जाएगा, चोला चेरा पांड्या। तो 300 एडी के आसपास साउथ में विंध्याचल रेंज इज अ डिवाइडिंग रेंज, आज भी नीचे को चल रहा है। राष्ट्रकूटास, पुलकेशी ने ऐसे करके ऊपर को गुप्तास कंसोलिडेट करेगा अपने आप को। उधर गंगा डायनेस्टी है, ध्रुवाज है, बस वैसे कंपाइल करेगा अपने आप को। फिर आपके, फिर पोस्ट गुप्ता, फिर गुप्तास टूटेंगे। फिर आपके कदम्बंस, बताकास, चालुक्य, जैसे जैसे चलता रहेगा। ये है आपका पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी, ये मैं आपको भेज दूंगा। अब हमको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ता है इसमें, जो हम जीएस में नहीं पढ़ते, द नॉर्मल डायनेस्टीज या रीजनल डायनेस्टीज। क्योंकि आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि गुप्तास का जो पीरियड था, क्योंकि है तो ये गुप्ता वाला ही कोर पीरियड चल रहा है बीच बीच का, क्या वो सेंट्रलाइज था कि उसमें रीजनलिज्म था। तो वो मिक्स था, क्योंकि इस समय आप देखोगे गुजरात और राजस्थान में बहुत सारी डायनेस्टीज भी पनपेगी, जैसे मैत्रका, चावड़ा, वह हेला, ऐसे ऐसे करके। तो इससे क्या लग रहा है पता, कि सेंट्रलाइजेशन उतनी ज्यादा नहीं थी एज कंपेयर टू मौर्यन। क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि गिव अ कंट्रास्ट बिटवीन मौर्यन एम्पायर ऑफ अशोका एंड समुद्रगुप्त एम्पायर या चंद्रगुप्त एम्पायर ऑफ गुप्तास। क्या डिफरेंसेस है, क्या कॉन्ट्रास्ट है। अब कॉन्ट्रास्ट ऐसे थोड़ी लिखोगे आप कि उसका एरिया इतना था, लिखोगे सेंट्रलाइजेशन कितनी उसमें थी, ऑटोनॉमी थी रीजनल में। मौर्यंस के टाइम ऑटोनॉमी रीजन्स में नहीं थी, इनके टाइम थी। इसीलिए ये क्रम्बल पहले हो गए, क्योंकि ये पावरफुल हो जाएंगे। अब सोलांकी, अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ऑटोनॉमी इनके पास है, इसीलिए इसीलिए दे विल डेवलप देयर ओन आर्ट एंड कल्चर। नगारा, द्रविड़ा वगैरह इधर से निकलेगा। अब मौर्यंस के टाइम तो नहीं निकला, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ज्यादा थी। तो जो अशोका बोलता था ना बनाने को, वही बनता था। इधर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं मंदिर क्यों बना पा रहा हूं, कैसे बना पा रहा हूं, जब मेरे पास क्या है, पैसा, और मेरे पास सेफ्टी भी है। ऐसे ऐसे करके आप देखोगे ये पूरी की पूरी हिस्ट्री हमारी डिवाइड करती है। तो अगर आप देखोगे पोस्ट मॉडर्न, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इसको जो भी हम देखते हैं, तो ये पीपीटी आपको मैं भेज दूंगा, हम फिर ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा। अब इधर से ये उज्जैन से ये राइज करना शुरू करेंगे। फिर हम सत्रप्स वगैरह पूरा का पूरा देखेंगे, सतवाहनास। दिस इज ऑल ऑफ योर सिलेबस, ये आपके लास्ट तक जाता है जो भी है। इसमें हमको एक्सपेक्ट्स क्या उठाने हैं, जो हमारे कोर मेंस के या कोर आपके ऑप्शनल के एक्सपेक्ट्स है, सॉरी, डिबेट्स। फैक्ट्स आपके सेम रहेंगे, मतलब आपके फैक्ट्स, आप देखोगे आपके फैक्ट्स सेम रहेंगे। जैसे ये है सोर्सेज टू स्टडी, ये आपके, जो आपको मैं सोर्सेज बोल रहा हूं वो ये है। अब जहां पे लिखा है मैट्रियार्कल सोसाइटी कि पोस्ट मॉडर्न कैसा था, लेकिन यहां पर हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, हिस्टोरियन। जैसे उपिंदर सिंह क्या बोलते हैं कि सेंट्रलाइजेशन थी विद रीजनल ऑटोनॉमी। उसको रिफ्यूट कौन करता है, झिंगन। झिंगन बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन थी और क्या था, ऑटोनॉमी नहीं थी, सॉवरेनिटी वॉज लॉस्ट। वो उल्टा बोलता है कि गुप्तास को इसलिए जल्दी खत्म हो रहे हैं क्योंकि जो उसके अंदर रह रहे थे वो उससे परेशान हो चुके थे। वो दो कैपिटल को भी जिम्मेदार ठहराता है झिंगन, कि उसकी दो कैपिटल्स है, ही वॉज एबल नॉट एबल टू कंट्रोल। दूसरा, वो राजा था ही नहीं, उसको राजा बनाया गया था, गुप्त जो ऐसे करके शुरू होगा। तो ऐसे से करके थे इसमें। अब ये उसका ये भी नहीं पता कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, तो उसकी जो सॉवरेनिटी थी वो थी नहीं। फिर आपका हर्षा का पीरियड आएगा, फिर हर्षा की डिबेट्स आ जाएगी। तो यहां पर ऐसे ही चलेगा। फिर जैसे अष्ट दशा प्रोफेशन, फिर वो सिल्वर गोल्ड कॉइन्स के ऊपर बात करेंगे।
तो ये आपकी, इसमें आपकी क्या चलती है, जनरली डिबेट्स चलती है, जो भी चलता है। तो हमारे पास अभी बेसिकली मेजरली क्या है, पीलियोस्टीन एंड होलोसीन का एरा। उस होलोसीन में ये सब है। अब उस होलोसीन में आपका टिल प्रेजेंट वाला पूरा का पूरा स्टेटस है, और उसी होलोसीन एरा को हम पूरा का पूरा यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब हम कल क्या करेंगे, कल वी विल स्टार्ट विद द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, बट ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, ठीक है ना, वी विल टेक दिस टॉपिक एज अ आंसर राइटिंग टॉपिक। तो हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस वी विल डिस्कस वन इंट्रोडक्शन एंड वी विल डिस्कस वन कंक्लूजन। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कैसे बनाएंगे, कंक्लूजन कैसे बनाएंगे, और हम उस इंट्रोडक्शन में वी विल ट्राई टू राइट डाउन 5-6 पॉइंट्स, कंक्लूजन में 5-6 पॉइंट्स। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ एपिग्राफी इंस्क्रिप्शंस, सेम इंट्रोडक्शन आप डालोगे। आपको क्वेश्चन आता है गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूमिस्टिक्स कॉइन्स, सेम इंट्रोडक्शन आप डालोगे। मतलब ऐसी इंट्रोडक्शन होगी विच विल बी यूनिवर्सल इन नेचर, तब आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर हम एक टॉपिक करेंगे कल, बॉडी क्या बनेगी हमारी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ओवर द लिटरेरी सोर्सेज, या फिर क्रिटिकली एनालाइज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ प्री इंडिया। ये है हमारा। तो कुछ इंपॉर्टेंस होगी। अब ये जो इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस आपके एपिग्राफी की भी सेम इंपॉर्टेंस है, न्यूमिस्टिक्स की भी सेम इंपॉर्टेंस है, माउंट्स की भी सेम इंपॉर्टेंस है, स्कल्पचर्स की भी सेम इंपॉर्टेंस है, और क्या हो गया आपके, और आपके टेम्पल्स की भी सेम, मतलब जितने भी आपके आर्कियोलॉजिकल है, एक्सकवेशंस, रिमेन्स है, उनकी सेम इंपॉर्टेंस है। हम एक कॉमन इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कॉमन कंक्लूजन लिखेंगे, कॉमन बॉडी लिखेंगे, और वो आप कहीं पे भी डाल सकते हो। आपको क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्पल्स, तो वो इसी से निकल जाएगा आंसर। तो हमारा जो पूरा कोर्स होगा वो ऐसे होगा, वो पूरा कोर्स ऐसे होगा। ठीक है ना। हम आंसर फॉर्मेट में अपने नोट मेकिंग करेंगे। बस हमको एक्स्ट्रा क्या करना है, अब जैसे एपिग्राफी के ऊपर आया, तो आपको एपिग्राफी के क्या डालने हैं, एग्जाम्पल और फैक्ट्स। बॉडी आपकी सेम रहेगी। जैसे एपिग्राफी विल टेल अबाउट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल डाल दो कोई भी। बोसगाई इंस्क्रिप्शन डाल दिया आपने, सबसे पहली जो मेज हमारी है। अल्लाहबाद इंस्क्रिप्शन डाल दिया आपने। या आपको आ गया कॉइन, कॉइन टेल अस अबाउट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल मैनी कॉइन्स टेक द नेम ऑफ राजाज एज राजन, या माद ऐसे करके। इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जैसे जैसे पत्थर से ऊपर क्या हो गया, मेटल्स। कॉइन क्या हो गया, गोल्ड वगैरह। तो ये आंसर सेम बनता है, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स आपके डिफरेंट होते हैं। इसीलिए आपको इन फैक्ट्स के लिए, ऑब्वियसली हम फैक्ट्स तो करेंगे ही करेंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं तरुण गोयल विल बी मोर देन इनफ फॉर सम पॉइंट्स। लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, बोसगाई वगैरह नहीं मेंशन्ड है उसमें, वो हम कर लेंगे। तो कल हम इन टॉपिक्स को, एग्जाम्पल्स अलग होंगे हमारे, आंसर राइटिंग हमारी क्या होगी, कॉमन रहेगी। तो कल आपको आंसर राइटिंग भी पता लग जाएगी कैसा है, बेसिकली है। फिर हम कैलकुलेट शुरू कर देंगे परसों से। फिर हमको, आपको ये भी पता लग गया कि हमने पढ़ना क्या है, आपको ये भी पता लग गया कि हमको यहाँ पे टाइमलाइन कैसे काउंट करनी है, और हमको अब ये भी पता लग जाएगा कल आप लोगों को, मतलब आप मेरी समीक्षा भी कर लेंगे कि हम आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। यही होता है बेसिकली डेमो में, और कुछ भी नहीं होता। बाकी तो समझ आने के लिए हफ्ता 2 हफ्ता लगता है। किसी भी टीचर के साथ अंडरस्टैंडिंग सेट करने में आपको कम से कम 2-3 हफ्ते तो लगते ही है। उसकी पेस, उसकी मेथडोलॉजी, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना पढ़ के आए होते हैं, हमने बहुत कुछ सीखा होता है, उसके ऊपर लेयरिंग चल रही है बेसिकली। तो आप मेरे को समय दो, मैं आपको समय देता हूँ। 2-3 मतलब परसों से हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, उस कैलकुलेट में हम ऐसा करेंगे कि अगर बाय चांस कभी आपको न्यूलिथिक के ऊपर क्वेश्चन आ जाए ना, या मिजोलिथिक के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा। हम जब हड़प्पा करेंगे ना, तो हड़प्पा का जो राइज है और उसका जो डिक्लाइन है, इट विल बी सेम। वैदिक का राइज, वैदिक का डाउनफॉल, गुप्ता का राइज, गुप्ता का डाउनफॉल, हर्षा का राइज, हर्षा का डाउनफॉल सेम। ब्रिटिश का राइज, हिमाचल में अप्लाई करो उसको आप, त्रिगर्ता का राइज, त्रिगर्ता का डाउनफॉल, सेम पॉइंट्स, बस चेंज क्या होंगे, एग्जाम्पल्स।
तो लेक्चर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आंसर राइटिंग कॉमन सब पूरे टॉपिक के लिए, एक की फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन एंड हिस्टोग्राफी, उसमें ऐड होगी वो हिस्टोग्राफी फैक्ट्स में, बंदा उसका आर्ग्यूमेंट और फैक्ट, वो हम मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका कल वो लेक्चर। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच। आपको कोई डाउट होगा ऑनलाइन आपने पूछ लेना, जो भी है आप लोग सारे, अन्वेषा जी, हनीश जी, ईश्वर जी, ऋतिक जी, शबनम जी, मन्ना जी, अभय जी। ठीक है, चलो मैं आपको पीपीटी ये पीडीएफ भेज दूंगा सारी। थैंक यू।